यहाँ हम लोग मॉड्यूल ए से शुरू करेंगे, जहाँ पे सबसे पहले बात आएगी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? जैसे आप और मैं एक लैंग्वेज यूज करें, वैसे ही हर बिजनेस एक अपनी लैंग्वेज यूज करता है। वहां पे हमें 3 मेन वर्ड्स देखने मिलते हैं, दैट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, जर्नल बनाते हैं, उसके बाद बनाते हैं लेजर। यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग में हम देख लेते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स जो प्रिपेयर होते हैं, जहाँ पे हमने बैलेंस शीट, P&L पढ़ना शुरू कर दिया था। उसके बाद है हमारा मेन कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। मेन कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग में हम देखते हैं अबाउट फुल डिस्क्लोजर्स, मतलब जो भी चीज आपने करी अपने बिजनेस में, आपको वो शेयर होल्डर्स को हर चीज बतानी पड़ जाती है, और यही हमारा AS1 भी कहता है। कमिंग टू द नेक्स्ट कन्वेंशन, दैट इज मटेरियलिटी। यहीं पे अंबानी की मटेरियलिटी अलग होगी और हमारे लिए हमारी मटेरियलिटी अलग होती है। ये एक ऐसा इवेंट और ट्रांजेक्शन होता है जो हमें इफेक्ट कर सकता है अगर हमने उसे ध्यान पे नहीं दिया हो तो। नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म। ये है आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कोई भी लॉसेस है, आज से आप बुक करके दिखा दीजिए, तभी तो हम कंटीजेंट लॉसेस दिखाते हैं, पर कंटीजेंट गेन्स नहीं दिखाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट कन्वेंशन, दैट इज कंसिस्टेंसी। जो हम मेथड्स यूज कर रहे हैं, जो हम पॉलिसीज, जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज कर रहे हैं, हमें वो ही हर साल यूज करना है। एक साल आप डेप्रिसिएशन में SLM यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आप WDV, फिर SLM, फिर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करने वाले हैं। तो ये क्या होता है हमारा अबाउट कंसिस्टेंसी। जो फॉलो किया हमेशा वो फॉलो करेंगे, अनलेस एंड अनटिल हमें कोई बेटर यहाँ पे ऑप्शंस ना दिखने लग जाए। चलिए फिर बात आती है यहाँ पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हमें ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, दैट इज रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी। जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है हमारे फिक्स एसेट्स, और ये लगता है हमारे प्रेजेंट वैल्यू एंड नॉट एनी फ्यूचर वैल्यू। हमारे फ्यूचर में हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है उससे हमें लेना देना नहीं है, आज क्या वैल्यू है हम उस पे जाते हैं। अनरियलाइज्ड गेन्स आर इग्नोर्ड। याद रखिए, गेन्स कभी भी अगर आपको लग रहे नहीं होंगे, 50-50 है, तो हम उससे नहीं रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें हमारी बैलेंस शीट को विंडो ड्रेसिंग पे कन्वर्ट कर सकती है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जो भी चीज इन टर्म्स ऑफ मनी हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट बन जाती है। नेक्स्ट आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस अलग, बिजनेस के ओनर्स अलग, ये है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइज और अर्न ऑन द डेट व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर एंड ही बिकम्स लीगली लायबल टू पे फॉर द गुड्स। रियलाइजेशन जैसे ही आपको पैसे मिले या ना मिले, पर अगर आपने अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थर्ड पर्सन को, तो वो मान लिया जाएगा कि आपने बेच दिया है, तो मतलब तुरंत आइए और अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दीजिए। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट। जैसे ही डेबिट हो वैसे ही क्रेडिट कर दीजिए, जितनी लायबिलिटी उतना आपका एसेट दिखना चाहिए। करेक्ट। फिर कमिंग टू द नेक्स्ट, जहां पे हम बात करते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कॉन्सेप्ट की। ये जनरली हमारी पास्ट हैपनिंग्स के लिए किया जाता है। फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, चलता ही रहे बिजनेस हमारा, चलता ही रहे बिजनेस हमारा, यही हमारा मेन मोटिव है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। कोई भी टाइम पीरियड में आपने जितना भी डेबिट किया है उतना ही आपको क्रेडिट होना चाहिए, जितना भी आपने इनकम अर्न किया है उतना ही आपके उस टाइम पीरियड में एक्सपेंसेस होने चाहिए। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, कौन सा टाइम पीरियड, दैट इज अवर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। वैसे तो हम कहते हैं 12 महीने ही हर किसी के पास होता है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च का। बिजनेस भी इसी में अपना काम करते हैं, बट अगर कोई इंटरनल रिपोर्टिंग करनी है तो हम कोई शॉर्टर स्पैन ऑफ इंटरवल भी, कोई मंथली रिपोर्टिंग करनी है, हमें क्वार्टरली रिपोर्टिंग करनी है, हमें उसके बाद जाके कोई अलग मेन रिपोर्टिंग लगती है कि आपको हाफ ईयरली करनी है, तो आप उससे रिपोर्टिंग में ले सकते हैं। आइए फिर आगे बढ़ते और देखते हैं कौन से डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन गैप एंड IFRS। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, बिकॉज जो गैप है ये केवल US अडॉप्ट किया हुआ है, एंड अपार्ट फ्रॉम देम जो पूरे इंडिया के और जो भी हमारे वर्ल्ड के लोग हैं वो जनरली कहाँ जाते हैं, IFRS में। अब जो इंडिया ने अडॉप्ट किया है वो भी IFRS को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यूज किया है, जिसका नाम हो जाता है इंड AS। करेक्ट। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखा था, वैसे ही हमारे कुछ इंड AS भी होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो उन्हें फॉलो करती है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि इंड AS केवल लिस्टेड कंपनी फॉलो करे, वो हर लेवल की एक लेवल के ऊपर अगर किसी ने कमाया है, टर्नओवर है, तो उन्हें वो फॉलो करना पड़ जाता है। आइए जल्दी से देख लेते हैं इसके पहले फुल फॉर्म देखते हैं कि गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा हो जाता है एजम्पशंस, कि यहाँ पे गैप में कोई ऐसा वेल डेवलप्ड एजम्पशंस नहीं है, बट IFRS में अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न जैसे हमारे एग्जाम्पशंस देखने मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फिक्स एसेट्स, गैप में केवल कॉस्ट मॉडल बोला जाता है, वहीं IFRS बोलता है आप रिवैल्यूएशन मॉडल भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज कैसे किया जाता है, यहाँ पे LIFO, FIFO, वेटेड एवरेज, बट ऐसी हमारे IFRS में केवल FIFO और वेटेड एवरेज की ही बात करी जाती है। देखिए ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आपको आएंगे और डायरेक्टली मार्क्स सिक्योर करके आना है। चलिए अब आ जाते हैं हमारे गोल्डन रूल्स। आई होप आपने इसका जो शॉर्ट बना था वो भी देख लिया होगा। आइए, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। रियल में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल में क्रेडिट होता है व्हाट गोस आउट। ये बेसिकली होती है हमारी टैंजिबल और फिक्स एसेट्स की बात करी जाती है, और इवन हमारे इनटैंजिबल एसेट्स भी यहाँ
कवर हो जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, पर्सनल, रिसीवर, डेबिट, क्रेडिट, द गिवर। ये हमारे पर्सन जो ह्यूमन मेड से, जैसे आप, मैं, कोई बिजनेस हो गया, कोई बैंक एंटिटीज हो, ये सारी पर्सनल पे। नॉमिनल, डेबिट मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट मतलब इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपेंसेस लॉसेस जो आप सैलरी पे कर रहे हैं, जो आप रेंट पे कर रहे हैं, जो आप प्रिंटिंग के खर्चे पे कर रहे हैं। वहीं इनकम्स एंड गेन्स मतलब जो आप अपने गुड्स बेच के कमा रहे हैं। ये सारी चीजें हो जाती है आपकी क्रेडिट, जो कि है इनकम्स एंड गेन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो कैश आपकी 3 चीजों में बाइफरगेट कर दिया जाता है, सिंगल कैश बुक, 2 एंड 3। सिंगल में केवल कैश कॉलम होता है। वहीं पे जब बात आ जाती है 2 कॉलमनर पे, यहाँ पे याद रखिएगा कैश और डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट 2 कॉलमनर में। वहीं बात आ जाती है जब 3 कॉलमनर पे, तब जाके आपका बैंक अकाउंट आता है। मतलब 3 कॉलम में आएगा कैश डिस्काउंट बैंक, 2 कॉलम में कैश डिस्काउंट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है पेटी कैश बुक। जो ये पेटी कैश बुक तो बना के रखते हैं वो पेटी कैशियर होते हैं। और यहाँ पे भी आपको 2 टाइप से बुक बनानी पड़ती है, एक होती है हमारी सिंपल पेटी कैश बुक और एक होती है कॉलमनर। कॉलमनर में हम बात करते हैं कि जो खर्चे हमारे रेगुलरली बेसिस पे होने लगते हैं, जैसे चाय का खर्चा रोज हो रहा है, तो उसके लिए हम बना लेते हैं कॉलमनर पेटी कैश बुक। चलिए मूविंग फॉरवर्ड और देख लेते हैं एरर्स के बारे में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से आपको एग्जाम में दिखने ही वाला है, तो ध्यान लगाइएगा, जग जाइएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करेंगे एरर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज क्लरिकल एरर्स, नंबर 2 इज प्रिंसिपल एरर्स। याद रखिएगा क्लरिकल एरर्स में एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर्स। एरर ऑफ ओमिशन भूल गए, करेक्ट। फिर उसके बाद कमीशन पे रॉन्ग अमाउंट करेक्ट अकाउंट में दिखा दिया, करेक्ट अकाउंट रॉन्ग अकाउंट में दिखा दिया। उसके बाद आपके आता है कंपनसेटिंग एरर्स। यहाँ पे आपने एक अकाउंट में कुछ अलग दिखा था और दूसरे अकाउंट में कुछ अमाउंट था, पर ऐसा हुआ कि आपके ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट ही नहीं गया। इसके हमने एग्जांपल्स भी किए हुए। कमिंग टू द नेक्स्ट जो कि होता है प्रिंसिपल एरर, नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे जो हमको प्रिंसिपल्स यूज करने चाहिए, जैसे अलग अलग होते हैं, मटेरियलिटी, गोइंग कंसर्न, ये जो हमने इतने सारे प्रिंसिपल पढ़े थे, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये वाले कुछ हमने गलत यूज किए हैं। फिर यहाँ पे आता है वन साइडेड एरर और 2 साइडेड एरर। 1 साइडेड एरर केवल एक अकाउंट में इफेक्ट, पूरी जर्नल एंट्री पास करके सही नहीं करना है। वहीं पे बात आती है 2 साइडेड एरर, तो ये 2 से ज्यादा अकाउंट में इफेक्ट कर दिया जाता है। फिर आपका सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे कई बार क्या होता है, टाइम हमारे पास कम था तो हम एक अकाउंट प्रिपेयर कर देते हैं विद द नेम ऑफ सस्पेंस, जहां पे हम बाकी जो हम इसको बाइफरगेट नहीं कर पा रहे कि ये खर्चा कैश का है कि सैलरी का है, तो हम डाल देते हैं उसे सस्पेंस अकाउंट में। पर ये टेम्पररी अकाउंट है, याद रखिएगा, इसका नाम ही होता है टेम्पररी अकाउंट। अब ये अकाउंट भी बैंक में भी यूज, और जब हम बैंक में बात करते हैं रियलाइजेशन आ गया है, पर दिक्कत अभी भी नहीं गई है विधि किसमें, सस्पेंस अकाउंट में। आज भी बैंकों में दिक्कत आ जाती है सस्पेंस अकाउंट में। इवन आफ्टर कंप्यूटराइजेशन ये सस्पेंस अकाउंट जैसे अकाउंट्स उनके अकाउंट में दिखते हैं और जो क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये टेम्पररी अकाउंट है। चलिए आगे बढ़ते देख लेते हैं फटाफट से डेप्रिसिएशन। सबसे पहले देखते हैं डेप्रिसिएशन के क्या क्या रीजंस है। वियर एंड टियर, एफ्लेक्स ऑफ टाइम, एब्सोलेंस, एक्सीडेंट्स, फॉल इन मार्केट प्राइस, ऐसे वर्ड्स डेप्रिसिएशन। हो सकते हैं एग्जामिनर आपको डेप्रिसिएशन ना बोल के ये सारे वर्ड से पूछ ले। यहाँ पे अगर एंट्री की बात आ जाती है आपको जर्नल एंट्री, तो याद रखिएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट टू एसेट। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पे एसेट ये वो आपका क्रेडिट होगा बिकॉज वो रियल अकाउंट है। एक और एंट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। चलिए यहाँ पे 4 मेथड्स आपको याद रखने, दैट इज एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन और सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। एसएलएम पे कांस्टेंट डेप्रिसिएशन अमाउंट यूज होगा, याद रखिएगा। उसके लिए हम यूज करते हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। और यहाँ पे कांस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाली है हमारी वो एसेट, जैसे हमारी बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग, ये यहाँ पे इसका एग्जांपल हो जाए। नेक्स्ट हमारी आपकी रेसिडुअल वैल्यू बैलेंस में लगता है, जैसे नया नया फोन आया तो एकदम मस्त है, वो खराब, तो डब्ल्यूडीवी का एग्जांपल जैसे हमारे फोन। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो रेट होगा कांस्टेंट, वो रेट होगा कांस्टेंट, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन का मेथड यूज होता है यहाँ पे रेसिडुअल वैल्यू इनटू रेट। याद रखिए यहाँ पे हम यूज करते हैं रेसिडुअल वैल्यू, ना कि हमारी जो परचेसिंग कॉस्ट है उस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। आइए नेक्स्ट आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, डेप्रिसिएशन एज पर यूज ऑफ एसेट, जहाँ पे डेप्रिसिएशन होता है एक्चुअल यूज डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूज इनटू डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ एसेट। जितना मशीन यूज कर रही है फॉर द प्रोडक्शन के लिए, उसी से हम यहाँ पे उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाल देते हैं। आखिरी है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमको एसेट की लाइफ दी हुई है, मान लीजिए 5 ईयर्स, तो 5 4 3 2 1 ऐसे 5 + 4 + 3 + 2 + 1। पर जब आपको डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालने बोला जाएगा तो यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट है उस पे आप करेंगे, इसका जो भी इक्वल आएगा उस डिवाइडेड बाय आपको 5 से लेना है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन ये रेट से निकलेगा। सेकंड ईयर 4 डिवाइडेड बाय जो टोटल अमाउंट आएगा उससे निकलेगा। थर्ड ईयर का 3 डिवाइडेड बाय जो टोटल अमाउंट आएगा उससे। ऐसे आपका कैलकुलेशन होता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड पे। यहाँ पे 2 वर्ड्स है जो हमें बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन अमाउंट एंड डेप्रिशिएबल वैल्यू। याद रखिएगा डेप्रिसिएशन अमाउंट
जो आप ये मेथड से निकालने वाले हैं, कितना डेप्रिसिएशन हमें लगाना है, कितना रेट का आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट है, और डेप्रिशिएबल वैल्यू आपके एसेट की आफ्टर डेप्रिसिएशन जो बच जाती है वो होती है। याद रखिएगा, अपने क्लास में इस पे क्वेश्चन किया था जहाँ पे सब कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको, क्या हमारे इंटेंजिबल एसेट्स में भी नहीं होता है? अरे होता है, विद द नेम ऑफ अमोर्टाइजेशन। देखिए बोलते रहिएगा, रिवाइज होते रहेगा। विद द नेम ऑफ अमोर्टाइजेशन हम अपने इंटेंजिबल एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगाते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने वाली बात आ जाती है कि जो आपके लैंड है नहीं चार्ज होता है। सेकंड, एक आप सिंकिंग फंड भरते हैं जो आप मॉड्यूल सी में भी पढ़ के हैं, सेम यहाँ पे भी, ताकि आप ये जो फिक्स एसेट से अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हैं, जब उसको रिप्लेस करने जाएंगे तो आपके पास एक फंड तैयार हो जाएगा, और वो होता है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ योर एसेट विद द नेम ऑफ सिंकिंग फंड। चलिए, तो ये पूरी बात हो जाती है हमारी डेप्रिसिएशन की। आइए आगे बढ़ते और देखते हैं अबाउट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इवन रिसीट्स भी। जब बात आती है कैपिटल की, तो कैपिटल मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन बेनिफिट्स, नॉन रिकरिंग, बार बार, और ये लंबे टाइम तक हमें बेनिफिट देने वाला है। अंडर बैलेंस शीट हम ये अमाउंट दिखाते हैं जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर हम इससे जो गेन करने वाले हैं वो सारी चीजें। नेक्स्ट आती है आपका रेवेन्यू, शॉर्ट ड्यूरेशन बेनिफिट, रिकरिंग, इट इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट मतलब जो बार बार हम खर्चे कर रहे हैं, या बार बार जो हमें इनकम होती है सेल करने से, बार बार जो हम रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, वो सारी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो जाती है। यही बात आ जाती है कैपिटल। तो जब हम लोग ये एक्सपेंसेस की बात करेंगे, तो जब आप वो फिक्स एसेट्स खरीद के ला रहे हैं तो वो हो जाती है आपकी कैपिटल एक्सपेंसेस। वहीं पे जब आप ये फिक्स एसेट को बेच के आते हैं तो आपको जो इनकम होती है वही आपकी कैपिटल इनकम भी होती है। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेडिंग, पीएनएल एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे बिफोर दैट हम एक बात जान लीजिए कि जो 2 वर्ड्स आते हैं, एक फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो आपके फाइनल अकाउंट्स हैं, ये फाइनल अकाउंट्स में आपको पीएनएल, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दिखता है। बट जब बात आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बाद जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड इक्विटी, और इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे नोट्स। ये होते हैं आपके व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीजें आती है, और फाइनल अकाउंट्स में आपकी ये चीजें कवर हो जाती हैं। आइए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। अब बात यह जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट कोई एक अलग सा अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट आपके पीएनएल का ही पार्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ता है फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको आपको हो सकता है शॉर्ट फॉर्म दिख जाए, दैट इज COGS। और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये अभी अभी अमेंड हुआ था। ठीक है, ये अभी अभी जो आपके IIBF ने चेंज किया था, इसका अलग से एक नोटिफिकेशन भी आया था, तो हो सकता है आपको एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आसानी से दिख जाए, जहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से हमें पता चल जाता है COGS। वहीं पे बात आ जाती है, जब रेवेन्यू माइनस COGS किया जाता है तो वो होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और ये फॉर्म जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ये पार्ट किसका बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज पीएनएल। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी हमारे इनकम्स होते हैं अदर देन जो हमारे ट्रेडिंग में जा रही है, वो सारी चीजें आपके पीएनएल में दिख जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कंपनीज है तो आप कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करेंगे, बट अगर आप बैंकिंग कंपनी है तो आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 यूज करना है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। चलिए, और एक और बात कि अगर कोई अलग सा एक्ट आपको प्रेस्क्राइब बोलता है कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे बनाइएगा, तो आपको वो एक्ट जाके फॉलो करना पड़ता है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल से तो प्रॉफिट निकल के आ गया, बट शेयर होल्डर्स ने जब आप पे इतना पैसा लगाया है बिजनेस में, तो वो भी चाहते हैं ना कि उन्हें भी थोड़ी इनकम हो जाए, तो वो इनकम को हम कहते हैं डिविडेंड। करेक्ट, जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर को टाइम टू टाइम पे करती है वो है हमारा डिविडेंड। ये डिविडेंड हम देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। बट याद रखिए, अकाउंट्स आपके बैलेंस शीट जो बन रही है जो बैंकिंग कंपनी में, तो वहां पे अलग से कोई ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं आता है। ठीक है, और एक और बात, अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी को अपना डिविडेंड इशू करना है तो उसे सबसे पहले 25% अपने स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में ट्रांसफर करना पड़ता है बैंकिंग कंपनी का, बिकॉज ये आ सकता है और ये ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और या एक और बात कि आप जब बैंकिंग कंपनी की बात करते हैं तो वहां पे आप टू एंड बाय जैसे वर्ड्स यूज नहीं करते हैं।
ठीक है। टू एंड बाय जैसे वर्ड्स हम यूज नहीं करते इन केस ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी में जाके, वहां पे आपको प्रोफार्मा ए और फॉर्म बी देखना पड़ता है जो आरबीआई प्रिस्क्राइब करती है। आई होप आपको याद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं कंपनी के फीचर्स देखने हैं, कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके पहले जो एक्ट है उसके अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये अलग से एक अपना पोजीशन होल्ड करती है सोसाइटी में, तभी हम कहते हैं ना कि उस पर हम केस भी कर सकते हैं और वो भी हम पे केस कर सकती है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन, अगर कोई भी जिस डायरेक्टर से जो ओनर से उनकी डेथ हो जाती है उससे हमारी कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी कंटिन्यू चलती रहने वाली है, तो यहाँ पे उसे कहा जाता है परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट है कॉमन सील, कॉमन सील अब ऐसा एकदम से प्रिस्क्राइब नहीं बोला जाता कि एकदम कंपलसरी है, ये कंपनी के सिग्नेचर की बात करी जा रही है। यहाँ पे अभी 2015 के जो रूल्स है कंपनीज के उसके हिसाब से बोला जाता है कि ये कॉमन सील लगाना अब कंपलसरी नहीं है। फिर नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी, जो अभी यहाँ पे हमारे ओनर्स है, जो हमारे शेयर होल्डर्स है, उनकी जो लाइबिलिटी है केवल उतनी ही रहेगी जितना वो शेयर्स होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, अब यहाँ पे जो ओनर्स है वो अलग हो जाते हैं और जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं जो एक्चुअली कंपनी को मैनेज कर रहे हैं वो लोग अलग रहेंगे। फिर नेक्स्ट है मिनिमम पेड अप कैपिटल, पहले मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी बट अब वो रिक्वायरमेंट हट चुकी है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अब बात कर लेते हैं कंपनी, तो यहाँ पे आपको दो टाइप की देखने मिलती है, दैट इज प्राइवेट एंड नेक्स्ट वन इज पब्लिक। तो जब प्राइवेट कंपनी है वहां पे ये ट्रांसफर इजी नहीं होता है, वहां रिस्ट्रिक्शंस है ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, बट पब्लिक कंपनीज में इजीली शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल स्टेटस, यहाँ पे जो ओनर्स है उन्हें हम अलग देखते हैं और जो कंपनी है हम उसे अलग देखते हैं। फिर नेक्स्ट है लार्ज मेंबरशिप, अगर आपकी यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है तो उन्हें मिनिमम कितने चाहिए 2 और मैक्सिमम चाहिए 200। वहीं अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात कर लेती हूँ तो वो पब्लिक कंपनी में आपको चाहिए मिनिमम 7 और जो आपको मैक्सिमम है वो आपको इन्फिनिटी में जितने भी चाहिए आप रख सकते हैं, वहां पे कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। चार्टर्ड कंपनी, ये जो फॉरेनर्स वगैरह में किंग एम्परर लोग बनाते थे वो कंपनी हमारे इंडिया में यूज नहीं होता है। स्टैट्यूटरी कंपनी, कोई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने कोई स्पेशल एक्ट के हिसाब से फॉर्म करी, जैसे LIC वो हमारी स्टैट्यूटरी कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 पे रजिस्टर हुए हैं। फिर फॉरेन कंपनी जो बाहर विदेशों में जो रजिस्टर हुए, जैसे हमारी Amazon बाहर रजिस्टर्ड हुई है बट काम वो हमारे इंडिया में आके प्लेस ऑफ बिजनेस उनका इंडिया में, तो वो है हमारी फॉरेन कंपनी। ये होती है बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन। अब आती है बात बेस्ड ऑन ओनरशिप, अब हो सकती है प्राइवेट कंपनी जहां पे जो ट्रांसफरेबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड है, हमने मेंबरशिप कितने रहनी चाहिए ये याद रखना है, यहाँ पे 2 to 200 हमारे मेंबर्स रहनी चाहिए। फिर पब्लिक कंपनी में हमारे इजीली ट्रांसफरेबिलिटी हो जाती है और स्पेशली यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन है पब्लिक कंपनी में देखा जाता है ये वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। आइए फिर आती है गवर्नमेंट कंपनी, याद रखिएगा गवर्नमेंट कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, गवर्नमेंट कंपनी आप तभी बोलेंगे जब वहां पे जो सेंट्रल है या जो स्टेट है या ये दोनों सेंट्रल प्लस स्टेट या कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन से अगर इनका होल्डिंग मोर देन इक्वल टू, बोला है मैंने 51% से ज्यादा हो तभी गवर्नमेंट कंपनी। याद रखिएगा मोर देन और इक्वल टू मैंने बोला है, मोर देन 50% लिखा है तो भी आपकी गवर्नमेंट कंपनी बोला जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस में ऐसा आपको एग्जामिनर फंसा सकता है, याद रखिएगा क्या बोला है। होल्डिंग कंपनी एक वो कंपनी होती है जो किसी और कंपनीज पे कुछ भी परसेंटेज होल्ड कर सकती है बट वो परसेंटेज मोर देन होना चाहिए 51% और इक्वल टू 51%, तभी हम उसे बोलेंगे कि वो होल्डिंग कंपनी है और वो किसी और एक कंपनी को होल्ड कर रही है बाय हैविंग मोर देन और इक्वल टू 51%। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लिमिटेड बाय शेयर्स, शेयर्स के हिसाब से हमने इनकी लाइबिलिटी सेट कर दी है। ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जितना उन्हें वादा किया है बस उतनी ही उन्हें गारंटी यहाँ पे लेनी है। कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगर यहाँ पे कोई ऐसी कंपनीज है जहां पे वो अनलिमिटेड, वो उनको मतलब हम छोड़ेंगे ही नहीं, वो जितना लॉस होगा वो पूरा का पूरा बेयर करने वाले हैं, वो हो जाती है हमारी कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। चलिए आते हैं आगे, एक और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, दैट इज पार्टनरशिप विद कंपैरिजन विथ योर जो हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्मेशन है याद रखिएगा, जो लाइबिलिटी कंपनी है यहाँ पे हमें फॉलो करना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013, बट पार्टनरशिप में ऐसा कोई फॉर्म करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैंने अभी बात करा, यहाँ पे हमें कंपलसरी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मेंबरशिप की बात करते हैं तो ये तो हमने देख लिया कंपनी में, बट अब बात आती है पार्टनरशिप में, तो मिनिमम इनको 2 रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम अगर वो बैंकिंग कंपनीज है तो वो 10 रख सकते हैं, बट अगर वो अदर टाइप ऑफ पार्टनरशिप है तो वहां पे 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। फिर यहाँ पे बात आती है अबाउट लाइबिलिटी, अब जो लाइबिलिटी है पार्टनरशिप की अंडर पार्टनरशिप वो अनलिमिटेड होने वाली है, बट यहाँ पे जो लिमिटेड कंपनी है उनकी लाइबिलिटी केवल उनके शेयर की फेस वैल्यू तक ही सीमित रहेगी। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने अमाउंट तक, फेस वैल्यू पे अमाउंट पे, ठीक है, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं बोला, फेस वैल्यू यूज किया है, उतने तक ही लिमिटेड रहने वाली है। चलिए फिर बात आ जाती है शेयर होल्डर्स कैपिटल, हमने देखा था जो ये
बैलेंस शीट फॉर्म होता है तो वहां पे कैपिटल साइड में बहुत सारे अलग अलग कैपिटल्स में ही नाम दिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड आ जाता है अपना ऑथराइज्ड कैपिटल। ये वो अमाउंट है जो हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया हुआ है, स्पेशली मैंने आपको बताया था MOA में जाके जो मेंशन हुआ जाता है वो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है। सेकंड आता है इशूड कैपिटल, जो आपने एक्चुअली पब्लिक को बोला है लीजिए हमारे पास आके खरीद लीजिए, बट ये अमाउंट आपके ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपका सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल जो भी हमारे बाहरी लोग हैं, जो एक्सटर्नल लोग हैं, जब वो हमारे शेयर्स को खरीदने के लिए तैयार हैं तो वो होता है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट है फिर कॉल्ड अप कैपिटल, जो आपने कॉल करके बुलाना शुरू किया फर्स्ट कॉल पे सेकंड कॉल पे, वो होता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। याद रखिएगा यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉल की लिमिट दी गई है और एक कुछ आपको सेकंड कॉल पे बताया जाता है कि आपको 25% ज्यादा फर्स्ट कॉल पे नहीं बुलाना है, अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो आपको सेकंड कॉल पे जाना पड़ जाता है। फिर है पेड अप कैपिटल, जितना वो जो हमारे शेयर होल्डर्स है उन्हें पे कर दिया है वो है आपका पेड अप कैपिटल अमाउंट। आइए इसके बाद भी यहाँ पे हमें थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखने पड़ते हैं, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स एक्ट। यहाँ पे जो भी अगर अमाउंट है आपका 100 है पर आप लोगों को 120 में बेच रहे हैं तो ये जो 20 एक्स्ट्रा है ये है आपका प्रीमियम। कंपनीज शेयर्स इशू कर सकती है प्रीमियम में, बट वो कंपनीज इशू नहीं कर सकती डिस्काउंट में। कोई भी कंपनी शेयर्स डिस्काउंट में बाहरी लोगों को इशू नहीं कर सकती है, केवल एक कंडीशन पे वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है एंड दैट इज इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो कि उनके खुद के डायरेक्टर्स या उनके खुद के एम्प्लॉयज को वो देने वाली है, बाहरी लोगों को वो डिस्काउंट में नहीं देगी। अगर दे दिया तो उनको ये डिफॉल्ट अमाउंट पे करना पड़ेगा। जो कंपनी है एंड जो भी एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर है, जितना अमाउंट उन्होंने रेस किया है या फिर 5 लाख विच एवर इज लेस, ये तो देना ही पड़ेगा। इसके साथ जो कंपनी है वो रिफंड करेगी जितना मनी उसने रेज किया है प्लस 12% पर एनम। ये अमाउंट पे ही हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, दैट इज 12% पर एनम। नेक्स्ट है आपका इशू ऑफ सर्टिफिकेट शेयर्स, जो कि मैंने बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट है फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, नाम पे आ गया ऑप्शन। यहाँ पे जो भी हमारे एम्प्लॉयज है उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसे थोड़े कम भाव में ले भी सकते हैं या फिर जाने दीजिए, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे उन्हें एक ऑप्शन दे दी जाती है। नेक्स्ट है फोरफीचर शेयर्स। फोरफीचर शेयर्स कब आता है? जब जो सामने वाले जो हमारा शेयर होल्डर है उससे हमने कई बार कॉल कर लिया है और एक बार फाइनल कॉल किया और बोला अब हम 14 डेज वेट करते हैं। अगर आप ये 14 डेज में पैसे नहीं देते हैं तो आपको जो हमने ये शेयर्स अलॉट करके रजिस्टर में नाम लिखा था वो हम कट कर देंगे, और यहाँ पे जो भी आपने पैसे दिया होगा सब्सक्राइब में, तो जो भी फर्स्ट कॉल में दिया होगा वो सब हम आपको, तो यहाँ पे वो हम सब जो वापस करने वाले हैं वो है आपका फोरफिटेड शेयर्स। ठीक है, याद रखिएगा कंफ्यूजन। यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर्स ने जो अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है, जैसे उन्हें इशू पे किया, यहाँ पे सब्सक्राइब में किया, उसके बाद जो कॉल अप में फर्स्ट कॉल पे कर दिया, सेकंड कॉल पे कर दिया, तो यहाँ पे जितना भी उन्हें पहले पैसा दे दिया है वो सारा यहाँ पे फोरफीचर शेयर्स में आ जाएगा। और जो अब नहीं देने पे मैं दूंगा ही नहीं, तुम्हें जो करना है कर, वो हमारा हो जाता है जो कैंसिल करने वाले हमारे शेयर्स। ठीक है, अनपेड जो हमारा कॉल होता है। चलिए यहाँ पे एक टाइम लिमिट दी रहती है, दैट इज 14 डेज। उसी के बाद हमारे रजिस्टर से उसका नाम कट कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाती है बात बोनस शेयर्स। याद रखिएगा बोनस शेयर्स विदाउट कोई शेयर होल्डर से पैसे लिए बिना ही इशू किया जाता है। ये शेयर्स ऐसे शेयर्स है जो हम बिना पैसे लिए ही इशू करते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी के पास खुद की कुछ सेविंग होगी वो अमाउंट को यूज करिए। तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि जो कंपनी के पास सेविंग्स है स्पेशली इसी के लिए फॉर्म किया है, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, डिबेंचर वाले अकाउंट, वो सबको पहले आपको बोनस इशू में यूज करना है। उसके बाद जाके अगर आपको पैसों की कमी पड़ती है तो आप जाके जो फ्री रिजर्व्स है उनको यूज कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट बात आती है नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स। ये 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल ही होनी चाहिए। उसके बाद ये प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी दोनों ये इशू कर सकती है नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स। अब याद रखिए किसी शेयर होल्डर के पास ऐसे राइट थे कि उसके पास पहले वोटिंग राइट्स थे, अब कंपनी उससे कन्वर्ट इनटू नॉन वोटिंग में नहीं करेगी। करेक्ट, तो किसी के पास वोटिंग थे तो वो नॉन वोटिंग में नहीं कन्वर्ट हो सकता है। ये ही हमें यहाँ पे लिमिटेशन याद रखनी है। चलिए फिर आ जाते हैं कैश फ्लो में। अब आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो के बारे में। देखिए ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो, बिकॉज यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज की जो आपके कैश फ्लो में आती है। याद रखिएगा स्पेशली इसका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होता है तो वो भी आपको याद रहना चाहिए कौन सा है। यहाँ पे हम देखते हैं 3 अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। जो भी हमारे डेली डे टू डे जो हमारे खर्चे हैं, जो हमारे बिजनेस का मेन वर्किंग है वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाता है। जब भी आप जाके कुछ फिक्स एसेट्स लेके आ रहे हैं, बेच रहे हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अलग अलग शेयर्स पे, कंपनीज पे, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। वही फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब कि आप पैसों का जुगाड़ करने के लिए लोगों से पैसे लेके आते हैं। ठीक है, जब आप लोगों से लोन लेके आ रहे हैं, जब आप लोगों को इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, उनको डिविडेंड्स दे रहे हैं, वो सारी आप है ना आपकी बात करिए, आप लोगों के वहां से नहीं ला रहे हैं।
तो आपने जो लोगों को इक्विटी शेयर्स अपनी कंपनी के बेचे हैं, जो आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स बेचे हैं, बॉन्ड्स बेचे हैं, या फिर उसको वापस से आपने रीपर्चेस कर लिया है, तो वो सब आएगी आपकी फाइनेंसिंग में। बट अगर ये दूसरी कंपनी कर रही है तो वो हो जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। एक और पॉइंट आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे याद रखना है कि जब भी यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हो, आपको यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया होगा, इस पे आपको क्या करना रहता है, एड बैक डेप्रिसिएशन, बिकॉज डेप्रिसिएशन कोई कैश अमाउंट थोड़ी ना है। कैश फ्लो में अल्टीमेटली क्या है, जितना कैश आया और जितना कैश यहाँ से चला गया, हमें वही रिकॉर्ड करना है। तो जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं तो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाता है, बहुत क्रूशियल पॉइंट है। बाकी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन से एक्टिविटीज से आपका कैश आया तो ऐड हो जाएगा, आपके पास से कैश गया तो वो माइनस हो जाएगा। ये होती है आपकी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग अंडर कैश फ्लो। कैश फ्लो में हमको एक और पार्ट पढ़ना पड़ता है अबाउट फंड फ्लो। तो यहाँ पे आपको दो हेडिंग्स देखने मिलती है, दैट इज सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स। ये आपके लिए मैंने टेबल बना दिया ताकि आपको याद रहे। सोर्सेज ऑफ फंड्स मतलब कहाँ से पैसे जुगाड़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म जुगाड़ कर सकते हैं आप, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लेके, करेक्ट। वहीं पे अगर आप अपने जो नॉन करेंट एसेट जैसे प्लांट उठा के बेच दिया, ठीक है, आपने अपना मशीन उठा के बेच दिया, ये सब आपके फिक्स एसेट्स है, अगर उसको बेचा तो भी तो पैसे आएंगे ना, पैसे आएंगे। अगर एक हाथ से दिया है तो एक हाथ से लेंगे भी तो सही। तो ये याद रखिएगा, एक हाथ से दिया है तो एक हाथ से कुछ ना कुछ लेना है, और लेना एक ना एक पार्ट में हमारा मनी मेजरमेंट होना ही है। पर क्या है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कैश में बात नहीं है, मनी की बात नहीं है, तो हमको करनी ही नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आ जाती है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म हम इंक्रीज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। भैया 3-4 दिन ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, ये हमारी शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, हमारी डेटर ने हमें पैसे लाके दे दिए, बल्ले बल्ले पैसे आ गए। फिर अब ये पैसे बिजनेस में आ गए, ये बिजनेसमैन कहाँ यूज कर सकता है, वो बाइफरगेट होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म यूजेस में। लॉन्ग टर्म यूजेस में आप देख सकते हैं जैसे डिक्रीज इन लॉन्ग लायबिलिटी, ठीक है, जो आपने लोगों से उधार लिया था, वो अपने बॉन्ड्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके आपने पे कर दिया। या उसके बाद आप कर सकते हैं इंक्रीज नॉन करेंट एसेट्स, आपने और प्लांट्स, बिल्डिंग्स, मशीनरीज, यही बात कर सकते हैं। उसको और कहाँ यूज कर सकते हैं, जो पैसे जमा हो गए आपके पास, अब वो बात आएगी शॉर्ट टर्म पे। अब यहाँ पे जो आपने 5-6 महीने के लिए लोगों करोगे तो आप वापस करके आ गए, तो इससे हमारा डिक्रीज होने वाला है, दैट इज यूज ऑफ फंड में। फिर इंक्रीज होगा आपके करंट एसेट्स में, क्योंकि यहाँ पे आप डेटर को बोलोगे कि भाई लो नॉन ले लो, जिसके कारण हमें लगेगा कि हमने इसे और यूज कर लिया। तो ये सारी बात आती है यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स की। चलिए, तो यहाँ पे कैश फ्लो एंड फंड फ्लो हमारा यूनिट भी कंप्लीट हो जाता है। आई नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। याद रखिएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग बुक्स है। एक वो बुक है जो एक बिजनेसमैन खुद बनाता है अपनी ही बुक्स में, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, और एक वही बिजनेसमैन की बुक जो उसके बैंक अकाउंट में, जैसे SBI बैंक में, जैसे कि कहां पे और बोल सकते हैं हम, HDFC बैंक में, जो अलग अलग बैंक्स में उसका ही खाता है, वहां पे भी कुछ ना कुछ उसके बैलेंस में जो अमाउंट दिख रहा है वो उसके खुद के बैंक जो कैश बुक है उससे डिफर करता है। तो तब हमें प्रिपेयर करना पड़ता है BRS। अब ये BRS में आप देख सकते हैं 3 अलग अलग कंडीशंस। ये एरर, अब ये एरर अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है ऐसी एंट्रीज जो आपके पासबुक में जाके इफेक्ट देने वाली है। करेक्ट, यहाँ पे अगर आपको पासबुक अमाउंट दिया हुआ है तो आप ये एंट्रीज को प्लस माइनस करेंगे इसमें, ताकि ये मैच हो जाए आपके कैश बुक में जाके। ठीक है, ये आपके पासबुक में इफेक्ट करेंगी, ये पासबुक का बैलेंस आपको दिया होगा उस पर ये चीजें इफेक्ट करेंगी, जैसे कि चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या फिर चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, ये आपके पासबुक का पार्ट बनेंगी। वहीं पे आपको बैलेंस मिलेगा आखिरी में कैश बुक, जाके कैश बुक के बैलेंस में ऐड होने वाला है, मतलब उससे इक्वल होने वाला है। फिर आती है वो एंट्रीज जो आपकी ऑलरेडी पासबुक में हो चुकी है बट आपने वो किया ही नहीं, तो अब ये एंट्रीज आपके कैश बुक को इफेक्ट करने वाली है, जैसे कि बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कलेक्टेड अमाउंट, कोई हमने पे अमाउंट कर दिया, जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ये सारी चीजें आपकी जो एंट्रीज होती है ये आपके पासबुक में ऑलरेडी बैंक कर देता है, बिकॉज जो बैंक वाले हैं उनके पास तो ऑटोमेटिक मशीन से, सॉफ्टवेयर से, तो वो ऑलरेडी इन सबकी एंट्रीज करके रखते हैं। तो ये सारी बातें होती है आपकी BRS में। देखिए, BRS में मेन जो हमें झटका लगता है और जो हमें डर लगता है वो यही टॉपिक है, जहां हमें समझ ही नहीं आता करना क्या है। बस ये अब याद रखिएगा, ये दो एंट्रीज हैं, ये आपके पासबुक के अमाउंट को इफेक्ट करने वाली है, और ये जो एंट्रीज है जो पहले ही बैंक करके लेते हैं अपने अकाउंट्स में, क्योंकि उनके यहाँ तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, तो उनने तो कर लिया तुरंत ही, क्योंकि वहां तो सॉफ्टवेयर से तो कर लिया, बट हमने नहीं किया। ये सारी बातें होती है आपकी BRS में आके। फिर आ जाते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी बहुत
कंफ्यूजिंग हमारा टॉपिक है। यहाँ पे आप तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं। द वेरी फर्स्ट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड वन इज प्रॉमिसरी नोट एंड थर्ड वन इज चेक। ये तीन अलग अलग हम देखते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू हम पैसे को यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन को हम लोग इजिली कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, यहाँ पे ना कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये बनाता कौन है? ये बनाता है आपका क्रेडिटर, एक्सेप्ट करता है आपका डेटर। और यहाँ पे तीन पार्टीज होती है, याद रखिएगा तीन पार्टीज होती है, ड्रॉर, ड्रॉई, पेइंग। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तीन पार्टीज बनाएगा कौन? ड्रॉर जो कि हमारा क्रेडिटर है, डेटर जो कि हमारी ड्रॉई है जो बेचारा एक्सेप्ट करने वाला है, और पेइंग कोई भी हो सकता है, ड्रॉर भी हो सकता है या फिर कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। आइए नेक्स्ट बात आती है हमारी प्रॉमिसरी नोट की। ये प्रॉमिसरी नोट हमारा डेटर ही बनाता है, ठीक है। ये प्रॉमिसरी में कौन करता है? डेटर। यहाँ कोई एक्सेप्टेंस वाली सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, कोई कंडीशन लगा के ये प्रॉमिस मत वादा करिए, ठीक है, तो आपकी होगी वो प्रॉमिसरी नोट। यहाँ पे आपकी दो पार्टीज होती है, दैट इज मेकर एंड पे। दो पार्टीज होती है हमारी प्रॉमिसरी नोट पे, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे तीन पार्टीज होती है। चलिए नेक्स्ट है आपका चेक। चेक कैन बी कैसे? ड्रॉन अपॉन अ बैंक, और यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं, उसके बाद पेबल ऑन इट डिमांड होता है। ये सारी चीजें होती है आपकी चेक की कंडीशंस, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ड्यू डेट निकालना। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ड्यू डेट निकालना। जो भी आपके बिल में डेट लिखी है, जो भी आपके बिल में डेट लिखी है, उसमें आप ऐड कर देते हैं 3 days ऑफ ग्रेस। ध्यान से सुनिएगा, 3 days ऑफ ग्रेस आप ऐड कर देते हैं आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो भी डेट उसमें लिखी हुई है, ठीक है। 1 मंथ के बाद आप पे करने वाले हैं, ऐसा ड्रॉई ने बोला है, उसको एक्सेप्ट करते टाइम उसमें जो साइन किया है, तो वहां पे 1 महीना के बाद प्लस 3 days और मिलेंगे। पर अगर ये तीसरे दिन जिस दिन डेट ऑफ मेच्योरिटी आती है, ये दिन अगर आपका पब्लिक हॉलीडे आ जाता है, तो क्या तो यहाँ पे आपको जो ड्यू डेट है, जो मेच्योरिटी डेट है, वो आपकी प्रीवियस डे होने वाली है। याद आया? वो आपका प्रीवियस डे होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये पॉइंट हम भूल जाते हैं। इतना प्रेशर आपको अभी फील होने लग जाएगा, तो प्लीज इसे स्किप मत करिएगा। जो भी आपकी ड्यू डेट है, जो बिल में आपको डेट लिखी है कि इस दिन आके मैच्योर होगी, उसमें आपको 3 days ऐड करने हैं। और अगर तीसरा दिन जिस दिन आपकी ड्यू डेट हो जाती आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, और अगर वो दिन क्वेश्चन वो दिन आपका क्या पब्लिक हॉलीडे है, तो आप वो मान के आएंगे। आपका एग्जामिनर ही आपका देवता है, आपको ये मान के चलना है, कुछ भी नहीं सोचना कि अरे नहीं हमारे नॉर्मल लाइफ में तो नहीं होता ना। उसने बोला ये दिन आपका हॉलीडे है, तो आपका हॉलीडे है, आप उसका प्रीवियस डे ही काउंट करेंगे, प्रीवियस डे लेके चलेंगे, वो है आपकी यहाँ पे मेच्योरिटी डेट। चलिए अब अलग अलग यहाँ पे टर्म्स हैं जिन पे स्पेशली आपको क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ऑनरिंग, जिस दिन भी आपकी ये ड्यू डेट निकलती है, उस दिन आप ड्रॉई ने पे कर दिया, काम खत्म। नेक्स्ट है डिसऑनरिंग। जिस दिन ड्यू डेट निकली उस दिन ड्रॉई बोला मैं नहीं देता, ड्रॉई ने क्या बोला? मैं नहीं देता, तो वो हो जाती है डिसऑनरिंग। नेक्स्ट है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब ये वाली जो चीज है बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये हमें देखनी पड़ जाती है स्पेशली ड्रॉर के बुक में। ड्रॉई को कोई मतलब नहीं तुम क्या कर रहे हो इस बिल के साथ, करेक्ट? याद आया? हमने एग्जांपल लिया था। ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है तुम ये बिल के साथ क्या करने वाले हो। ड्रॉर अब वो किसी को भी दे, कुछ भी करे, जिस दिन ड्यू डेट है बस उस दिन ड्रॉई आके पेमेंट कर देगा। अगर बीच में ही ये जो बिल है कौन को दे दे? ये बैंक को बोल दे कि जाइए बैंक, तो यहाँ पे उसे कहा जाएगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बैंक को ले आइए ड्यू डेट पे, ठीक है, ये बात हुई है। फिर आता है इंडोर्समेंट। जो हमारा ड्रॉर था ना, जो हमारा सेलर है, ठीक है, जो हमारा क्रेडिटर है, उसने बोल दिया कि ये मैं किसी और को ट्रांसफर कर देता हूं। यहाँ पे तीसरी एक पार्टी आ जाती है। अगर किसी तीसरी पार्टी को ये बिल ट्रांसफर कर दिया, इंडोर्समेंट। फिर ये बिल डिस्काउंटेड, जो हमारा जो क्रेडिटर है, जो ड्रॉर है, उसे पहले ही पैसों की जरूरत पड़ गई, तो वो जाता है दौड़ा बैंक कैश करवा लेता है, उसे कहा जाता है बिल डिस्काउंटेड। याद रखिएगा, कंफ्यूजन। सेंट फॉर कलेक्शन, यहाँ पे हमने ड्यू डेट के दिन बैंक को जाके बोला बैंक सुनिए, जाके आप हमारे पैसे कलेक्ट करके ले आइए वो ड्रॉई से। बिल डिस्काउंटेड में क्या हुआ? बिल डिस्काउंटेड में हमारी ड्यू डेट नहीं आई है, पर जो ड्रॉर है उसे पैसों की जरूरत है, आज उसे पैसों की जरूरत है, तो वो इन कैश करवा लेता है बैंक से जाके। फिर आता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। पहले ही ड्यू डेट के जो हमारा ड्रॉई है बहुत भला मानुस था, उसने हमें पैसे दे दिए हैं। नेक्स्ट है नोटिंग चार्जेस। अगर जिस दिन हमारी ड्यू डेट थी तो उस दिन तो पैसे नहीं दिया, मैं नहीं देता बोल के डिसऑनर हो गया, तो हम दौड़े कोर्ट के पास, नोटरी के पास, उसे बोल सकते हैं नोटरी जल्दी से लिख लीजिए, आज हमारा दिन था, हमें पैसे नहीं मिले। तो नोटरी बोलेगा ठीक है मैं लिख दूंगा, पर पहले मेरी भी तो थोड़ी बात मानिए। तो उसे हम क्या करते हैं? नोटिंग चार्जेस देके पे करके आते हैं। फिर अकोमोडेशन बिल। ये अकोमोडेशन बिल, ये कोई यहाँ पे ये क्रेडिटर डेटर के बीच में बिल नहीं, ये जो अकोमोडेशन बिल है ये क्रेडिटर और डेटर के बीच में बिल नहीं बना है। यहाँ पे दोनों जो पार्टीज हैं उन्हें पैसों की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे दो पार्टीज हैं जिन्हें पैसों की रिक्वायरमेंट थी और उनने एक दूसरे पे बिल ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि वो जाएंगी बैंक के पास और वहां से डिस्काउंट करवा लेंगी।
क्योंकि उन्हें आज पैसे की जरूरत है, और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा वो तो 3-4 महीने के बाद होगा। तो ये चतुराई वाले काम कर लेते हैं बिजनेसमैन, और 2-3 पार्टीज मिलकर एक दूसरे पे ही बिल्स ऐसे बार बार ड्रॉ कर लेते हैं। वो जो फॉर फाइनेंसिंग के लिए हमने बिल ड्रॉ किया है उसे हम कहते हैं एक्मोडेशन बिल, उसे हम कहते हैं एक्मोडेशन बिल। चलिए अब आ जाते हैं बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। यहाँ पे हमने सारी चीजें तो देख ली है, बीआरएस, बीओई, ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिया है। अब आ जाते हैं बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पे। यहाँ पे आपको देखना पड़ता है 3 टाइप के ऑडिट्स होते हैं, जैसे कॉन्करेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट। यहाँ देखिए कॉन्करेंट ऑडिट होता है हमारा कंटिन्यूअस ऑडिट है, साल में हमेशा चलता रहेगा, वो होता है आपका कंटिन्यूअस ऑडिट। और ये जनरली जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं वो करते हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और ये मंथली बेसिस कंटिन्यूसली ये चलता रहता है, बिकॉज बैंक में बाहर के लोगों के पैसे हैं, तो वहां पे हर चीज को मेंटेन करके चलना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फिर होता है इंटरनल ऑडिट या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। देखिए अब धीरे धीरे क्या हुआ, पहले बैंक तो सारी मैनुअली काम करती थी, बट वो अब चेंज हो गई है कंप्यूटराइज्ड वे में। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज करें, बिकॉज सारे जो बैंक्स हैं वो जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना वो अलग अलग होता है, वो अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं ना, वो अपने हिसाब से डिजाइन करवाएंगे कि उन्हें क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हमें वो भी ऑडिट करना पड़ता है, क्योंकि अब देखिए बैंक में जाके लाखों करोड़ों कस्टमर्स के अकाउंट है, अगर वहां लाखों करोड़ों कस्टमर्स के एफडी अकाउंट है तो वहां पे जो वो एफडी का इंटरेस्ट क्रेडिट होने वाला है कस्टमर्स के अकाउंट में वो ऑटोमेटिक होता है। तो वो जो ऑटोमेटिक हो रहा है उससे भी हमें चेक करते आना चाहिए ऑडिटर। ये है आपका क्या, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। फिर आते ही बात इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट आप कॉन्करेंट ऑडिट होने पे भी कर सकते हैं, या फिर कॉन्करेंट ऑडिट नहीं होता तो भी आप इंटरनल ऑडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि जो बैंक के खुद के स्टाफ होते हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फर्म होते हैं उनको भी अपॉइंट करवा के इंटरनल ऑडिट हम करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आप लोगों का स्टैट्यूटरी ऑडिट। यहाँ पे बात आती है सेक्शन 30। देखिए अब ना यहाँ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमें याद रखना है। सेक्शन 30 में बात करी जाती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अमेंडमेंट किया जाता है कि ये रिलाई कर सकता है हमें कॉन्करेंट और इंटरनल ऑडिट के रिपोर्ट्स पे। जो स्टैट ऑडिटर है उसे तो कॉन्करेंट और इंटरनल ऑडिटर ने अच्छा काम किया है, उन पे रिलाई कर सकते हैं, बट अगर उसे डाउट आता है तो वो जरूर अपने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हेल्दी सेफ साउंड बैंकिंग सिस्टम बनते रहे और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एकदम फ्री फ्रॉम एनी कंटीजेंसीज हो। ठीक है, यहाँ पे मेन एम जब ऑडिट की बात आती है तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि मेन एम ऑफ ऑडिटर है कि इंडिपेंडेंट तो रह ही रहे, और वो कैसा व्यू दे, वो व्यू देने वाला है ट्रू एंड फेयर, केवल यही व्यू देता है वो, इसके अलावा कोई वर्ड दिखे तो सारे आंसर गलत है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे कितने टाइप्स हमको रिपोर्ट देखने मिलती है, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट जो हमारी जैसे एएस है वैसे ऑडिट में एसएज है, तो वहां पे फॉलो करना पड़ता है 700, 705, 706। फिर आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट दैट इज एलएफएआर जो कि हमें आरबीआई गवर्न करती है। नेक्स्ट आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो हमें एज पर इनकम टैक्स रूल्स और एक्ट्स हमें फॉलो करना पड़ता है 1961। अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑडिटर है स्टैट्यूटरी ऑडिटर में जो हमारे ऑडिटर है वो कैसे अपॉइंट होंगे, यहाँ पे एक पैनल प्रिपरेशंस करती है। देखिए आईसीआई पूरा यहाँ पे सजेस्ट करती है कि ये देखिए लिस्ट ऑफ हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो ये ऑडिट कर सकते हैं। तो आरबीआई विद द हेल्प ऑफ सीएनएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की हेल्प से उन्हें सिलेक्ट कर लेती है। अब उन्हें अपॉइंट किया जाता है। देखिए ये अगर आपकी बात करें प्राइवेट बैंक्स में तो जो ऑडिटर्स है वो उनके एजीएम में होते हैं ऑफ शेयर होल्डर्स में, बट वही बात आती है पब्लिक बैंक्स में तो ये जो अपॉइंटमेंट होने वाली ऑडिटर की वो होगी आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्लस आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बैंक ऑडिट, और यहाँ पे हमें हर चीज को ध्यान पे रखना है। एज एन ऑडिटर उसे जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ जाती है। चलिए या ये आपको याद रखने वाली बात है यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स है ना, और ये अपॉइंटमेंट प्राइवेट बैंक में कैसा हो रहा है, पब्लिक बैंक में कैसा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा भी आपको कुछ सप्लीमेंट आपको और भी ऑडिट्स दिख सकते हैं, जैसे कि रेवेन्यू ऑडिट, कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, स्टॉक एंड रिसीवेबल ऑडिट्स, फॉरेंसिक ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, टैक्स ऑडिट इंक्लूडिंग जीएसटी ऑडिट, ये सारी चीजें भी आपको ऑडिट में देखने मिल सकती है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग कंपनीज के जो ऑडिट हमको सेक्शंस देखने हैं जो हमें स्पेशली बैंकिंग कंपनीज में लगते हैं वो ये है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है सेक्शन 29। सेक्शन 29 में बोला जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जरूरी है। ठीक है, वहां पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके अकाउंटिंग जरूरी है, और इवन वो जो टाइम पीरियड है जो आप जिस फाइनेंशियल ईयर में बनाने वाले हैं, जो टाइम डेट लेने वाले हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही लेंगे।
यही पीरियड का आपको प्रिपेयर करना है और ये आप फॉलो करते हैं एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्लस आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से। फिर आता है सेक्शन 30 ऑडिट की बात। यहाँ पे आपको ऑडिट करवाना पड़ जाता है। अब याद रखिएगा यहाँ पे जब आप लोग ये सारे काम कर रहे हैं, जब यहाँ पे सिग्नेचर्स होने वाली रहती है, तो वो सिग्नेचर्स में अगर आपकी बैंकिंग कंपनी है, अगर आपकी बैंकिंग कंपनी है तो वहां पे डायरेक्टर या जो भी मैनेजर है वो साइन करेगा और वहां पे एटलीस्ट वहां पे जो आपकी 3 इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो 3 इंपॉर्टेंट डायरेक्टर्स है वो साइन करते हैं, ठीक है। प्लस अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसी बैंकिंग कंपनी है जहां पे लेस देन 3 अपॉइंटेड है, तो वो सबको ही वहां पे जाके साइन करना पड़ जाएगा। बट वही बात अगर आ जाती है कि अगर फॉरेन कंपनी के इंसान है, मतलब फॉरेन बैंकिंग है आपकी फॉरेन बैंक है, तो वहां पे जो भी इंडिया में अपॉइंटेड मैनेजर है या जो एजेंट है वो साइन करने वाला है, ठीक है, वो साइन करने वाले। तो ये अब आ जाती है अबाउट अपने जो सिग्नेचर्स की रहती है, ठीक है। अब सेक्शन 31 एंड 32 में बात किया जाता है 3 कॉपीज। हमें 3 कॉपीज बनानी पड़ेगी जो कि प्रोफॉर्मा और प्रोफॉर्मा बी होगा। यहाँ पे जो ये फॉर्म ए और फॉर्म बी, फॉर्म ए में हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की, बी में बात कर लेते हैं पीएनएल अकाउंट की। तो यहाँ पे हमें ये 3 कॉपीज बनानी पड़ेगी जो जैसे ही ईयर खत्म होगा हमारा 3 महीने के अंदर हमें आरबीआई को सबमिट करना है। और वो टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स और वो भी 3 महीने के लिए दोबारा आरबीआई के परमिशन के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है फिर पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जो ये आपने पूरा अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है, जो ये आपने पूरा अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है, उसे विद इन 6 मंथ्स में आपको अपने जो भी आसपास के जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्कुलेट होते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, आपकी साइट में वहां पे पब्लिश करना पड़ जाता है, जो भी आपने ये फॉर्म ए और बी में बैलेंस शीट और पीएनएल बनाई है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं IT बैंक्स। IT बैंक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखिएगा जो एनालॉग कंप्यूटर है प्लस जो डिजिटल कंप्यूटर्स है, ये दोनों मिलकर हमारे बनते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बात इसमें इंपॉर्टेंट किया जाती है पासवर्ड कंस्ट्रक्शन है। वो कैसा यूज नहीं कर सकते, खुद का नाम नहीं, इनिशियल्स नहीं, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं, कोई फैमिली फ्रेंड्स का नाम नहीं, जो इजिली गेस है यहाँ यूज नहीं करनी है। जैसे 11112222 123456789 ये सब चीजें इजिली कोई भी गेस कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे हमें कॉमन डिक्शनरी वर्ड्स ऐसे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे पैटर्न्स भी आपको यूज नहीं करने हैं। या फिर यहाँ पे एक और चीज, अगर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए तो आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर्स बोला गया है। 8 कैरेक्टर्स मतलब वहां पे अल्फाबेट्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होंगे, जैसे कि ये सारे होते हैं ना, ये सब भी हमें यूज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा। फिर नेक्स्ट आता है कि आपको पासवर्ड एटलीस्ट रेगुलरली 30 दिन में तो चेंज कर ही देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें होती है आपकी जो पासवर्ड कंस्ट्रक्शन की बातें हैं। फिर आती है बात ओमनी चैनल बैंकिंग। यहाँ पे जो हमारे पहले जो बैंकिंग सिस्टम्स थे उनके लिए हमें मैनुअली जाना पड़ता था बैंक्स में कोई भी काम करवाने के लिए, पर अब धीरे 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 उन्हें क्या किया, सबने ये आईटी को यहाँ पे अडॉप्ट किया और सब अब आ गए हैं ओवर दी क्लाउड। अब हर चीज हम बैंक में भी कर सकते थे जाके, अब वो हम घर बैठे भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उनके कर लेते हैं। जो बैंक भी अभी वो प्रोवाइड करवा रहा है, सेम चीज हम घर बैठे भी वो अपने कंप्यूटर के थ्रू भी कर रहे हैं। तो ये है आपका ओमनी चैनल बैंकिंग, या फिजिकल फॉर्म भी है प्लस आप इसको नेट के थ्रू भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है नियो बैंकिंग। नियो बैंकिंग में कुछ भी फिजिकल सब्सटेंस आपके पास नहीं होता है, बिकॉज लाइफ इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, तो हर चीज अब क्या हो रहा है, ओवर दी जो भी लैपटॉप है, जो भी हमारे पास फोन है, ऐसी बैंकिंग सिस्टम्स भी आ चुकी हैं कि घर बैठे ही आपको कहीं भी आना जाने की टेंशन नहीं लेनी है। सब चीज आप ऐसी बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर कोई बैंक ऐसे चैनल बना रहा है जिनका कोई भी फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, तो वो है हमारी नियो बैंकिंग। चलिए, तो ये सारी बातें हो जाती है हमारी आईटी में। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे मॉड्यूल सी का रिवीजन, विच विल बी क्विक रिवीजन। तो सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटर। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? सिंगल ओनर होता है जो अपना बिजनेस रन करता है। इसके और इसके बिजनेस की कोई सेपरेट पहचान नहीं होती है, जो ओनर है वही सोल प्रोप्राइटर कहलाता है। टैक्सेशन में जो इनकम जनरेट करता है दैट इज एक्चुअली टैक्स एज अ पार्ट ऑफ हिज रेगुलर इनकम या फिर पर्सनल इनकम। मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस है एंड इट इज एक्चुअली द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट यू विल फाइंड। So it is actually the simplest form of business with minimum legal regulations and यहाँ पर liability जो है एक proprietor की वो unlimited होती है। Now second पे हम आते हैं that is partnership firm. When I talk about partnership firm क्या represent करती है? It is a representation of Indian Partnership Act, यानी ये registered कहाँ पे है? Indian Partnership Act में जो लोगों का association है that is actually firm. The organization is called as partnership firm and the members of the organizations are called as partners. Now definition defined है पार्टनरशिप की सेक्शन 4 के अंतर्गत, जहां पे बोला गया है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पीपल अग्रीइंग टू शेयर देयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कंडक्टेड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पे एक और कंडीशन है कि जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टनर को काम करने की जरूरत है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी पार्टनर शुड वर्क। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट फ्यू ऑफ देम रिप्रेजेंट द एंटायर पार्टनर्स। मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम 50। दो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसके बारे में कुछ नहीं बताती है, लेकिन द कंपनीज एक्ट 2013 and also the companies rule give a number of 50. Ahead of that जो agreement
एग्रीमेंट है इट इज वॉलंटरी, इट इज योर चॉइस, आप इसे एग्रीमेंट करवा भी सकते हो या फिर नहीं भी करवा सकते हो। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की जो पहचान होती है और पार्टनर्स की पहचान होती है, देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बोथ आर सेम, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन बिजनेस, एज द रिजल्ट ऑफ व्हिच द प्रॉफिट एंड लायबिलिटी शेयर इज अनलिमिटेड। यानी पार्टनर्स को प्रॉफिट और लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। इसका रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया है। कंपनी कैन ऑल्सो बिकम अ पार्टनर, राइट। तो कंपनी अगर चाहे तो वो भी पार्टनर बन सकती है। देन नेक्स्ट वन आता है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, विच इज एक्चुअली द लिमिटेड फॉर्म ऑफ वेरिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बट वहीं पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप दैट इज एलएलपी कम्स एज अ रेफरेंस वेयर द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। और यहाँ पे जो पार्टनर्स है, मिनिमम 2 पार्टनर्स है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। एलएलपी रजिस्टर होती है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत, बल्कि अगर मैं पार्टनारशिप फर्म की बात करूं तो वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से रजिस्टर की जाती है। इसका सेपरेट लीगल स्टेटस होता है विच इज वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, दैट इज द रीजन कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। नाउ एचयूएफ की अगर मैं बात करूं, इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। तो एचयूएफ का जो स्टेटस है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है, इंडिया में ही बनती है और इसको हिंदू लॉ ही गवर्न करता है। यहाँ पे आपको जो अधिकार मिलता है एचयूएफ में, वो आपको जन्म से मिलता है, बाय बर्थ मिलता है, आपको यहाँ पार्टनर बनने की जरूरत नहीं होती है। जो मेंबर्स है एचयूएफ के, दे आर कॉल्ड एज को-पार्टनर्स। जो भी लीगल मैटर्स है या फिर जो भी डिसीजन मेकिंग है, दैट इज टेकन बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, which is who is called as कर्ता or the manager, and income tax purpose के लिए HUF has a separate status। फिर आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। Now when I talk about AOP और BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बीओआई में मेजर डिफरेंस ये है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों पर्सन आ सकते हैं, बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन आ सकते हैं। यानी कंपनी कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बट कैन बी अ पार्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नाउ हियर बोथ ऑफ देम कम टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव और अर्निंग इनकम। दोनों का सेपरेट लीगल स्टेटस है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट आता है कंपनी। कंपनी को डिफाइन करती है कंपनीज एक्ट, देयर इज अ सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 चैप्टर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कंपनी को एक डेफिनेशन देता है, बोलता है कंपनी कॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट विल कम अंडर दिस कैटेगरी। कंपनी मेजर कंपनीज है, पब्लिक एंड प्राइवेट, मिनिमम 2 मेंबर्स है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी के केस में, बट प्राइवेट कंपनी के केस में देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ 200 मेंबर्स। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड हैज इट्स ओन आइडेंटिटी व्हिच इज क्रिएटेड एंड इफेक्टेड बाय लॉ। यानी कंपनी कैन स्यू, कंपनी कैन बी स्यूड, इट कैन परचेज एसेट, इट कैन सेल एसेट ऑन इट्स ओन। तो मिनिमम 2 मेंबर है, बट कंपनी में एक और कैटेगरी होती है 1% कंपनी की, और वो जो 1% कंपनी है दैट इज अ कंपनी व्हिच कैन आल्सो बी स्टार्टेड फ्रॉम वन पर्टिकुलर मेंबर। फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी तक जितने भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े हैं, दे आर बेसिकली रिलेटेड टू प्रॉफिट मेकिंग, बट देन कम्स अनदर कैटेगरी ऑफ दिस व्हिच इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका इंटेंट हो नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व अदर, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड सर्विस इज द ऑब्जेक्टिव। इसको भी हम लोग लीगल स्टेटस देते हैं, इट हैज इट्स ओन सेपरेट आइडेंटिटी जो कि इसके मेंबर से अलग है। और इसको जो इसको मैनेज करने वाली जो जैसे होते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ऐसे मैनेजमेंट कमिटी होती है विच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। एज बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी का खुद का सेपरेट लीगल स्टेटस है, इसकी वजह से ये एसेट खरीद सकती है, बेच सकती है, किसी को स्यू कर सकती है, एंड इट कैन बी स्यूड एज वेल। नेक्स्ट we'll talk about the objective of financial management. What is the objective of financial management? तो objective क्या है? See, financial management deals with the funds, right? ये पैसे से related है, तो इसका objective क्या है? पैसे से related ही objective है। objective है पैसे कमाना, पैसे earn करना, ठीक है, और पैसे अर्न करवाना बेसिकली, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, दैट मींस चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, फंड्स अरेंज करना है, और जो फंड अरेंज करना है, राइट, वो ऑप्टिमम कॉस्ट पे करना है, रीजनेबल कॉस्ट पे करना है टू गेट मैक्सिमम रिटर्न। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इज वन अनदर सच फ्रेमवर्क। देन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को नोट करना, बैलेंस बनाना शेयर होल्डर और अदर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में, और साथ ही साथ जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इंश्योर करना। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस हैज वेरियस प्रिंसिपल लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न, लिक्विडिटी एंड रिटर्न, डाइवर्सिफिकेशन, एसेट लायबिलिटी मिसमैच एंड कैश फ्लो। नंबर 1, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सेज कि पैसे की जो वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल, राइट। तो आज जो आपको पैसा मिल रहा है, जो फ्यूचर में आपको पैसा मिल रहा है, वो दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसीलिए जब भी आप कंपैरिजन करें, आप फ्यूचर वैल्यू में, यानी जो फ्यूचर में आपको पैसा मिला है उसको आप पहले एडजस्ट करें आज की वैल्यू में, एंड उसके बाद कंपैरिजन करें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी क्या होती है? सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी सेज दैट वन ऑप्शन, अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन, अपने करंट ऑप्शन, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन ऑर्डर टू अवेल अनदर अपॉर्चुनिटी यू आर लूजिंग वन अपॉर्चुनिटी, और दैट इज द अमाउंट। Then risk and return, it talks about the relation between risk and return, which is very simple. Higher the risk, higher the return. So there is a relation between both of them, which says कि कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड पार्ट एंड पार्सल है, तो अगर रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा होना चाहिए। Then liquidity and return, again liquidity and return has inverse relationship. अगर लिक्विडिटी ज्यादा है तो रिटर्न कम होगा। Why? Because अगर आप कभी भी कैश निकाल सकते हो तो रिस्क तो नहीं हुई, और अगर रिस्क नहीं हुई तो रिटर्न कम होगा।
डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन की बोलता है कि भाई अलग अलग पे इन्वेस्ट नहीं करना, अलग अलग पैसा लगाना है। आता है देन एसेट लायबिलिटी मिसमैच व्हिच सेज कि व्हेनेवर यू परचेजिंग अ फिक्स एसेट, नाउ फिक्स एसेट इज परचेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट, वो 1 साल से ज्यादा होता है, तो इसको जो आप फाइनेंस करो, आप इसे लॉन्ग टर्म लोन से फाइनेंस करो और डे टू डे एक्सपेंस को आप शॉर्ट टर्म मनी से या शॉर्ट टर्म सोर्सेस से फाइनेंस करो। एंड देन कैश फ्लो, सो कैश फ्लो प्लेज अ मेजर रोल इन फाइनेंशियल एरिया, व्हाई, बिकॉज आप जो भी एनालिसिस करते हो बिजनेस का, आप कैश फ्लो के बेसिस पे करते हो। देन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न फाइनेंस, व्हेन आई टॉक अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न फाइनेंस, तो ये शुरू होता है प्लानिंग से। नाउ प्लानिंग टॉक्स अबाउट द कैपिटल प्लानिंग, प्रॉफिट प्लानिंग, राइट, सो यहां पर आप क्या करते हो, प्लान बनाते हो, ठीक है, यहां पे क्रिएशन ऑफ प्लान हो रहा है कि कहां पे इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट होगा जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा एंड सो ऑन। वंस यू हैव, एंड अगेन इट इज नॉट वन प्लान, इट्स लाइक मल्टीपल प्लान, तो प्रॉफिट प्लानिंग भी करनी है, कैपिटल प्लानिंग भी करनी है। फिर आता है डिसीजन मेकिंग में। नाउ डिसीजन मेकिंग टॉक्स अबाउट दैट ऑल द प्लान्स दैट यू वुड हैव डिस्कस ओवर हियर, हम उनकी वायबिलिटी चेक करेंगे डिसीजन मेकिंग में, फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन लेना होगा कि इन्वेस्टमेंट कहां से अरेंज होगा, कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी डिसीजन मेकिंग की जाएगी वायबिलिटी की प्रोजेक्ट के। Once all these things have been finalized, decision making हो गई कि कौन सा प्लान अडॉप्ट करना है। Now next thing is execution. So organizing and directing talks about the execution of the project. Organizing में and directing में हम basically staff को hire करेंगे, staff को hire करने के बाद उनके role and responsibilities समझा के ये प्लान को आगे move forward, तो forward लेकर चलेंगे। Now but this comes with a supervision. Nothing can be achieved without a supervision. So keeping a track on whatever we have planned and we are executing, comparing the planning with the execution is done by keeping a watch over the entire thing that is happening so that organization का जो objective है वो achieve हो पाए। Then risk return trade off, so risk return trade off बोलता है कि भाई एक proper balance बना के चलना पड़ेगा between risk and return, why, because higher the risk higher the return, and इसके लिए एक equation भी होती है, that is required rate of return is equal to risk free return plus risk premium, राइट। सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या बोलता है कि अगर आप जितना ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट में जा रहे हो उतना ज्यादा आपका रिस्क प्रीमियम इनहांस होता जाएगा। Then we will talk about the theories of conflicts. Organization में there are multiple relations, there are many relations and which might have conflict. अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ये किस रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, ये शेयर होल्डर और एजेंट के बीच में, ये हो सकता है स्टेक होल्डर्स के बीच में, एंड सो मेनी रिलेशंस आर देयर, राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टू मेजर थियरीज ओवर हियर, वन इज एजेंसी थ्योरी एंड अदर इज स्टेक होल्डर थ्योरी। एजेंसी थ्योरी किसके बारे में बात करती है, एजेंसी थ्योरी बोलती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर टू मेजर पीपल, राइट। नंबर वन इज द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कौन है, जो कि बिजनेस का ओनर है, ठीक है। और एजेंसी थ्योरी का पिक्चर में आती है जब लड़ाई झगड़े होते हैं, और ये लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को सेपरेट जब हम करते हैं, सेपरेशन जब भी होगा ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का, ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होगी, इसको ऐसे समझ लीजिए, एक शेयर होल्डर है ना, मतलब शेयर होल्डर्स है, ये क्या करते हैं, ये खुद से तो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर पाते, तो ये क्या करते हैं, अपने बिहाफ में मैनेजर्स को अपॉइंट कर देते हैं। मैनेजर्स आर बेसिकली द प्रिंसिपल, एजेंट्स एंड शेयर होल्डर इज द प्रिंसिपल, राइट। सो एजेंट जो है दैट इज मैनेजर, ये अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं, अपना पर्सनल बायस लगा के डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब शेयर होल्डर तो क्या सोचता है कि भाई मैंने एजेंट को अपॉइंट करा है, एजेंट का काम क्या होगा, मेरे बिहाफ पे काम करे और मेरी वेल्थ को बढ़ाए। लेकिन यहाँ पर जो एजेंट है दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो मैनेजमेंट टीम होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, उनका अपना पर्सनल बिलीफ होता है, राइट, और जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं, राइट। सो एजेंट है कि वो शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाए, उसके बारे में सोचे, उसकी वेल्थ को बढ़ाने की सोचे, लेकिन यहाँ पे कई बार सेल्फ बायस आ जाता है, खुद का इंटरेस्ट प्रायर हो जाता है और इन्फ्लुएंस होकर एजेंट ऐसे डिसीजन ले लेता है जो विच माइट नॉट मेक द शेयर होल्डर हैप्पी, जिसकी वजह से देयर कम्स द कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले सारे ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी लेकर आ सकते हैं, प्रिंसिपल और एजेंट के कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं और रिलेशनशिप को वाया कॉन्ट्रैक्ट। देन जो सीईओ है उनकी कॉम्पनसेशन कैन बी डायरेक्टली एसोसिएटेड टू दी स्टॉक परफॉर्मेंस, या फिर जो मैनेजमेंट टीम है उनके कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से रूट कर सकते हैं कि अगर शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ानी है तो एजेंट की वेल्थ भी बढ़े। तो उससे क्या होगा, अगर दोनों की वेल्थ एक ही चीज से बढ़ रही है तो एजेंट विल वर्क टुवर्ड्स दी वेल्थ क्रिएशन, राइट, अपनी वेल्थ क्रिएट करेगा, इनडायरेक्टली शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ रही होगी। So maybe we can link his compensation to the performance based compensation structure. Also last thing we can do is we can put restriction on certain activities of the agent. ठीक है। दूसरा आता है स्टेक होल्डर थ्योरी which says that organization जो है वो ऐसे शेयर होल्डर्स तो ओनर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स मल्टीपल अलग अलग ओनर्स हैं। तो स्टेक होल्डर थ्योरी क्या बोलती है कि ऑर्गेनाइजेशन में से मल्टीपल छोटे छोटे ग्रुप है जिनको मिला के यूनिटी में ऑर्गेनाइजेशन बनती है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इट इज नॉट ओनली दे शुड नॉट ओनली टेक केयर ऑफ द शेयर होल्डर्स बट दे शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द अदर स्टेक होल्डर। नाउ यू माइट हैव हर्ड अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। ना यहाँ पे दो फेमस डेफिनेशन है श्री नारायण मूर्ति की और यूरोपियन यूनियन कमीशन की। अगर आज बता देती हूँ, मैं तो इसको ऐसे ही ध्यान में रखा हुआ है, जहां पर भी वॉलंटरी आता है
राइट एक ऐसी डेफिनेशन है जहां पे बोला है कि आपकी चॉइस है सीएसआर को फॉलो करना। ये वो लोग हैं जो इंडिया को नहीं जानते और इंडिया से बिलोंग नहीं करते, बिकॉज इंडिया में अगर आपको बोल दो कि भाई आपकी चॉइस है तो डेफिनेटली हम लोग नहीं करेंगे, है ना, हमें हमारे ऊपर मैंडेटरी करना चाहिए। तो जिस डेफिनेशन में वॉलंटरी वर्ड आ रहा है वो यूरोपियन यूनियन की डेफिनेशन है, एंड दो ही डेफिनेशन है। तो दूसरी नारायण मूर्ति जी की है जो कि बोलती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू क्रिएट मैक्सिमम शेयर होल्डर वैल्यू वर्किंग अंडर दी सर्कमस्टांसेस वेयर इट इज फेयर टू ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स, वर्कर्स, कंज्यूमर, कम्युनिटी, गवर्नमेंट एंड एनवायरमेंट। यूरोपियन यूनियन कमीशन कहती है कि सीएसआर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे कंपनीज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा सोशल एंड एनवायरमेंट कंसर्न्स को अपने बिजनेस ऑपरेशन में, इंटरैक्शन रखना पड़ेगा अपने स्टेक होल्डर से ऑन वॉलंटरी बेसिस। द क्वेश्चन इज कि आपको यहाँ पे कितना पैसा देना पड़ेगा फॉर दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन को कितना पैसा स्पेंड करना पड़ेगा फॉर सीएसआर एक्टिविटी। सो अगर पैसे की हम यहाँ पे बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 प्रीवियस ईयर का 2% CSR एक्टिविटी में देना पड़ेगा। दिस इज अ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस इन इंडिया व्हिच इज गवर्न्ड इन कंपनीज एक्ट सेक्शन 135, ठीक है। देन रिलेशनशिप finance and economics. See, finance is a very narrow concept whereby economics is very broader concept. अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करो तो इकोनॉमिक कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई की बात करता है, बट फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ पैसे को अरेंज करने की, सोर्स करने की, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की कॉस्ट को कम करने की बात करता है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग पास्ट से रिलेटेड है, फाइनेंस फॉरवर्ड रिलेटेड है। फाइनेंस इज डिसीजन मेकिंग पार्ट से रिलेटेड है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने से रिलेटेड है, जहां पे हम ट्रांजैक्शन को मैनेज करते हैं। बट अगर एक कॉमन पॉइंट देखा जाए तो फाइनेंस में जो डिसीजन मेकिंग के लिए हमें डेटा चाहिए होता है वो हमें अकाउंटिंग से ही मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे दूसरे चैप्टर पे, दैट इज रेशियो एनालिसिस। नाउ यू नो रेशियो एनालिसिस इज बेसिकली analyzing two independent variable together and establishing a relationship between them so that we can make or we can do forecasting, we can identify the strength and weakness of a firm। हम एनालाइज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड हैं, वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। साथ ही में हम इसे इंटरफर्म और इंटरफर्म कंपैरिजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। नाउ देयर आर 2 क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल, मॉडर्न। कंपोजिट रेशियो जो होते हैं वो बेसिकली बैलेंस शीट और P&L दोनों से जब आप एलिमेंट इंडिपेंडेंट फिगर्स को पिक करते हो तो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपोजिट पुराने जमाने के अकॉर्डिंग। ऑपरेटिंग रेशियो में सिर्फ आप P&L से फिगर्स उठाते हो, फाइनेंशियल रेशियोज में आप बैलेंस शीट से फिगर्स उठाते हो। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आपके यहाँ पे रेशियोज दिए हैं जिनको हमें डिस्कस भी करना है। ना बैलेंस शीट रेशियोज हो गया, P&L रेशियोज हो गया, हाँ ध्यान रखिएगा कंपोजिट रेशियो को हम इंटर स्टेटमेंट रेशियोज भी बोलते हैं। देन मॉडर्न रेशियोज या फंक्शनल क्लासिफिकेशन में 3 कैटेगरीज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर और एक्टिविटी, या फिर फाइनेंशियल सॉल्वेंसी रेशियो। नाउ यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो क्या है? सिंप्लीफाई कर देता है, इंटरफर्म कंपैरिजन प्रमोट करता है, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, इंट्राफर्म कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं, यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सबसे पहले अगर हम लिक्विडिटी रेशियोज में चले तो या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में चले तो यहाँ पे करंट रेशियो और क्विक रेशियो आता है। करंट रेशियो टॉक्स अबाउट दी करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इट सिंपली सेज कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है उसको पे करने में कोई चैलेंज ना है, वो हम एनालाइज करते हैं फ्रॉम करंट रेशियो। ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अपने शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स को मीट कर पाएगी या नहीं। ध्यान रखिएगा करंट रेशियो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का इस्तेमाल किया जाता है। करंट एसेट वो है जो कि 1 साल के अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बुक डेट्स है या फिर लूज टूल्स है, ठीक है, और बुक डेट मोर देन 6 मंथ, हम उनको यहां पर इंक्लूड नहीं करते। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लो करंट रेशियो आई है तो उसका मतलब क्या है, इसको अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करने में दिक्कत हो रही होगी। आइडियल रेशियो अगर देखा जाए तो 1.2 से लेकर 2 की कैटेगरी में होता है, जो कि सैटिस्फैक्टरी की रेंज में आता है। दो ये जो आइडियल रेशियोज है इनकी कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड रेंज नहीं है, बस ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे बना देगा। फिर आता है आपका लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो बोलता है, या फिर इसको आप बोल सकते हो एसेट टेस्ट रेशियो या फिर क्विक रेशियो। इट इज क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, व्हिच मींस करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड माइनस एडवांस टैक्स। अब कई बार आपको ये सब नहीं मिलेंगे और ज्यादातर आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री मिलेगा। तो क्विक रेशियो बताता है कि जल्द से जल्द कितनी जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो अपने पैसे को। इसका आइडियल रेशियो 1 होता है। ये एक्चुअली इन्वेंट्री के बारे में हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंट्री होल्डअप कितना है। अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 2 अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका करंट रेशियो सेम है बट लिक्विड रेशियो एक का ज्यादा है एक का कम है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का लिक्विडिटी रेशियो कम है या क्विक रेशियो कम है, वो ये शो करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली अपने इन्वेंट्री को मैनेज नहीं कर पा रही है, उसकी इन्वेंट्री बिक नहीं रही है, देयर माइट बी इशू इन इट। देन आगे बढ़ते हैं, आता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो बेसिकली हमारे लॉन्ग टर्म रेशियो है और यहाँ पे 2 रेशियो मेजर है, विच इज फिक्स्ड एसेट रेशियो एंड डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो को हम फाइनेंशियल लीवरेज भी बोलते हैं। नाउ डेट टू इक्विटी रेशियो में एक आता है आपका इंटरनल इक्विटी अपॉन एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल का मतलब होता है डेट, जो है इंटरनल इक्विटी शेयर होल्डर फंड है। ज्यादातर जो फॉर्मूला चलता है राइट, डेट इक्विटी रेशियो में टोटल लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड। यहाँ पे आइडियल रेशियो 1 है। डेट इक्विटी रेशियो हमें क्या बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का डेट और इक्विटी का रिलेशन क्या है, यानी कि डेट कितना है, इक्विटी कितना है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। नाउ व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? बिकॉज अगर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज की बात करें तो जब भी हम उसे ड्राफ्ट करेंगे इट इज एसेंशियल कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली साउंड होनी चाहिए। वहां पे डेट इक्विटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। 1 is the ideal ratio। हाँ, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको हम रिडीम करने वाले हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 12 years, then they will form part of long term debt, right? They should be taken as a part of long term debt। Next आता है फिक्स एसेट रेशियो। Now fixed asset ratio is basically fixed asset
So it is basically a fixed asset divided by long term funds. Now this ratio शुड नॉट बी मोर देन 1, बिकॉज अगर ये 1 से ज्यादा होता है तो ये शो करता है कि आप अपने फिक्स एसेट को शॉर्ट टर्म सोर्सेज से खरीद रहे हैं, विच इज नॉट अ राइट थिंग. उससे एसेट लाइबिलिटी मिसमैच होता है. तो आइडियल रेशियो होता है 0.67 और इवन लेस देन दैट. ठीक है, तो रेशियो ऑफ 0.67 और बिलो इज सेटिस्फैक्टरी, इट इज एक्सेप्टेबल, राइट. एंड अगर मोर देन 1 है तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है, यहाँ पे फिक्स एसेट का मतलब होता है आपके नेट फिक्स एसेट, विच मींस ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. साथ ही में यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो भी फिक्स एसेट का पार्ट बन जाता है. देन नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आता है, आपका नेट प्रॉफिट रेशियो आता है, अर्निंग पर शेयर आता है और पी रेशियो आता है. सो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स. नेट प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. नेट सेल्स का मतलब क्या होता है, विच इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. नाउ नेट प्रॉफिट इज द नेट मार्जिन. एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपना मार्जिन कंप्यूट करना है देन इन दैट केस नेट प्रॉफिट इज द रेशियो. अगर मैं वहीं पे बात करूं ग्रॉस प्रॉफिट की, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो यूज किया जाता है वो ये इस पर्पस से कैलकुलेट किया जाता है, एज इफ इसका कोई मेजर डिसीजन मेकिंग नहीं होता, बट इसका यूसेज कहां पे होता है. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज यूज्ड टू एनालाइज कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना अपना सेलिंग प्राइस कम कर सकती है या फिर मार्कअप इंक्रीज कर सकती है, उसको मेंटेन करने के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं. नेट प्रॉफिट रेशियो जैसे मैंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन का नेट मार्जिन है एक पर्टिकुलर सेल पे, ये हमें बताता है कि हम हमारे बिजनेस को बिजनेस अफेयर्स को कितने एफिशिएंसी से मैनेज कर रहे हैं. अगर हमारा रेशियो इंप्रूव हो रहा है नेट प्रॉफिट रेशियो, तो वो इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस इज इंप्रूविंग, प्रोवाइडेडली हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी कांस्टेंट चल रहा हो. बट हाँ, अगर कॉन्स्टेंटली हमारा प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज होता जा रहा है, इन दैट सिचुएशन इट इज डेफिनेटली अ साइन कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग बेटर, इट इज इंप्रूविंग. देन आता है अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर इज बेसिकली कैलकुलेटेड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. नाउ अर्निंग पर शेयर से हम करंट मार्केट प्राइस, अर्निंग पर शेयर से हम ये निकाल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है एज डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी उसकी अर्निंग कितनी है और वो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. इट इज ऑल्सो, मैंने जैसे आपको बताया, इससे हम क्या निकालते हैं कि भाई एक जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसे कितना रिटर्न मिल रहा है, राइट. और मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी कितना आगे जाएगा वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं. कैसे, जितना हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता जाएगा विच वो शो करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन का शेयर प्राइस विल इंप्रूव. देन आता है आपका पीई रेशियो. पीई रेशियो इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट, कि वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट इन दी शेयर और नॉट, बिकॉज मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर विल गिव दी विल हेल्प यू टू डिफाइन कि ऑर्गेनाइजेशन किस वैल्यू पे खड़ी है, क्या वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट यू कैन टेक डिसीजन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अमंग ऑल दीज इज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और यील्ड इन कैपिटल, ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. यहां से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था. सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसको आप आरओआई बोल सकते हो, यील्ड ऑन कैपिटल बोल सकते हो, या फिर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. इसको हम निकालते हैं क्योंकि ये जानने के लिए कि जो बिजनेस में हमने पैसा इंप्लॉय करा है उस पर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है. सो इट इज लाइक द रिटर्न ऑन द एंटायर बिजनेस. इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, लाइक द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस. इट इज एसेंशियल कि अगर बिजनेस को सर्वाइव करना है तो हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इट शुड बी हायर देन दी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी मेरा रिटर्न ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट कम. टर्नओवर रेशियो या फिर एक्टिविटी रेशियो, जो कि हमारी एक्टिविटीज यानी सेल्स को मेजर करते हैं कि वेदर अगर हम कंपेयर करें सेल से तो हमारा बिजनेस है नहीं. सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि बात करता है कि कितनी जल्दी आप अपनी इन्वेंट्री को बेच पाते हो. लाइक देयर इज अ प्रोसेस कि आपकी इन्वेंट्री आती है, उस टाइम आपके गोडाउन में रहती है और उसके बाद कन्वर्ट होती है. ठीक है, सो ये हमारा सिग्निफाई क्या करता है, लिक्विडिटी ऑफ द इन्वेंट्री, कि कितनी जल्दी मेरी इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट होती है. अगर हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है तो उसका मतलब क्या हुआ, जल्दी से कन्वर्ट हो रही है. जितना ज्यादा अच्छा हो रहा है, मतलब जितना हायर रेशियो होगा वो ये जो फिनिश गुड्स है वो बहुत जल्दी बिकता है. जितना लो होगा वो शो करेगा कि हम ब्लॉक कर रहे हैं, हमारा पैसा, हमारे गुड्स वो ब्लॉक है, मे बी हो सकता है क्वालिटी खराब है, और इसकी वजह से हम एक और लॉस बढ़ा रहे हैं, दैट इज स्टोरेज कॉस्ट. बिकॉज हमारा जो स्टोरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा होगा, प्लस हमारा जो सामान गोडाउन में रखा होगा वो डिटोरिएट भी हो रहा होगा बिकॉज पड़ा हुआ इतनी देर से. तो लोअर स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज अ रिफ्लेक्शन दैट आर गुड्स आर नॉट गेटिंग सोल्ड. Then trade receivable turnover ratio. Trade receivable turnover ratio बात करता है, this is actually called as velocity ratio also, या फिर debtors velocity ratio, debtors turnover ratio. ये हमारे दो चीजों के बारे में बात करता है, bills receivable and debtors. ये बताता है कि हम जो सामान बेच रहे हैं वो कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहा है. Similarly, trade payable turnover ratio is reflection of our credit purchase that we do, और ये हमें बताता है कि कितने समय के अंदर हमें हमारा पैसा पे करना है. Then now there are certain limitations with respect to your there is certain limitation with respect to your ratios. वो क्या limitation है? Number one is कि comparative requirement. Comparative requirement का मतलब क्या होता है? Comparative requirement is basically about, now अगर हम लोग limitations of ratio क्या है comparative requirement, they can only be used for the purpose of comparison, right? ये market volatility या future predictions नहीं करते ratio से. Then it is dependent on financial statement. अब हमारे business में तो बहुत सारी चीजें हैं जो financial and non financial activity दोनों हमारे business में impact डालती है, but यहाँ पे coverage सिर्फ और सिर्फ financial activity का होगा, और जो भी हमारे financial statement में होगा ये उसी के बारे में बताता है. ये indicate कर सकता है चीजों को, definite चीजें नहीं बताता कि यही होगा. It is not a reflection of a definitive thing. It is only a reflection of it is only an indication towards
थिंग्स। देन विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अपने अकाउंट्स को बड़ा चढ़ा के दिखाना, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बट हाँ अगर हमारे अकाउंट्स विंडो ड्रेस किए गए हैं तो भी रेशियोज जो डेटा देगा वो गलत ही होगा। नाउ पूरी अकाउंटिंग का एक सबसे बड़ा डिफॉल्ट है दैट जो इन्फ्लेशन है, प्राइस लेवल चेंजेस है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। एज अ रिजल्ट जो मिसलीडिंग डेटा हो सकता है रेशियोज का, क्योंकि मार्केट में कुछ और चल रहा होगा और हमारा डेटा। देन एज वी हैव डिस्कस कि भाई रेशियोज ना कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कोई आइडियल रेशियो में, वो तो हमने कंट्री वाइज बना दिए हैं कि ये स्टैंडर्ड रेशियो होगा हमारे देश में एंड सो ऑन, बट यूनिवर्सली देयर इज नो सच स्टैंडर्ड। Then comprehensive analysis. So in order to grow, it is required that हम properly fully analyze करें financial statement को, but it is not possible to do that with the help of ratios, right? It is insufficient in that case. आते हैं हम हमारे next chapter पे, which is time value of money. Now time value of money में हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे टाइम की वजह से वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस, राइट? जो पैसे की वैल्यू आज है वो 10 साल बाद नहीं होगी, करेक्ट? सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी टॉक्स अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी विच चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मुला दिया है। अगेन आई वुड से, मैंने आपको क्लासेस में भी बोला था कि स्पेशल नोट रख लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली कंपाउंड हो रहा है, इन दैट केस वी विल यूज दिस फॉर्मुला, राइट? दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू एक्सपोनेंशियल पावर आरटी, राइट? ये फॉर्मुला यूज किया जाता है फॉर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, ठीक है? और यहाँ पे जो ई की वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.728। अगर मुझे ये निकालना है कि मेरा पैसा कितने समय के अंदर डबल हो रहा है, इन दैट केस आई विल यूज रूल 72। Then in order to calculate future value, मेरा फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, राइट, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन। देन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसा कई बार होता है कि मैंने कुछ पैसे लगाए, राइट, और वो पैसे आगे चल के, है ना, जो रेट ऑफ रिटर्न है, तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है या नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है और जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है उसमें डिफरेंस है, एंड द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग, बिकॉज जितनी ज्यादा कंपाउंडिंग होगी उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा फॉर्मुला होता है 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन पावर एन माइनस 1, जिसके बेसिस पे आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन आता है एन्युटी। सो एन्युटी बेसिकली कई ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक होता है लमसम डिपॉजिट, दूसरा होता है आपका रेकरिंग डिपॉजिट। सो एन्युटी इज एन एग्जांपल ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट, जहां पे आप कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हो, हर साल एक इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट की तरह अमाउंट भर रहे हैं, एन्युटी अमाउंट। अब ये दो तरीके का हो सकता है। अगर आपने साल की शुरुआत में किया है तो इट इज कॉल्ड एज एन्युटी ड्यू, और अगर साल के अंत में किया है तो इट विल बी कॉल्ड एज एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है? नाउ अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की बात करें तो फॉर्मुला होता है a इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। सेम फॉर्मुला रहेगा प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी, बस डिफरेंस है कि यहां पर अच्छा एन्युटी ड्यू के केस में ये सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा 1 प्लस आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? वहीं पे अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात करूं तो सेम फॉर्मुले में आर 1 प्लस आर की पावर n हो जाएगा ड्यू के केस में, और अगर ड्यू नहीं है तो ये वाला जो पार्ट है वो हट जाएगा, ठीक है? देन परपेचुअल। नाउ व्हाट इज परपेचुअल? परपेचुअल का मतलब होता है इनफाइनाइट, समथिंग व्हिच हैज नो टाइम बाउंड, है ना, जहां पे समय की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, करेक्ट? सो अगर टाइम की कोई भी लिमिटेशन नहीं है तो उसका तो कोई भी आप मतलब कहीं भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है, राइट? सो इट इज एन इनफाइनाइट कैश फ्लो सीरीज। सो इसको हम कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर। देन अगर मैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 1 प्लस आर की पावर एन अपॉन 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1, दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द ईएमआई। यहाँ पे जो हमारा रेट है वो मंथली बेसिस पे होगा, ठीक है? देन यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड इंटरेस्ट का भी आता है, और सी है दैट इज वेरिएबल रेट एंड fixed rate. So fixed rate of interest क्या होता है? Fixed rate of interest is which is fixed, it does not change this and it is generally higher than floating rate of interest. Now floating क्या होता है? जो कि वेरिएबल होता है, जो किसी एक रेफरेंस रेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है या फिर कोई बेंचमार्क रेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इट कुड बी एमसीएलआर, इट कुड बी बेस रेट, इट कुड बी रेपो रेट, तो ये चेंज होता रहता है, राइट? देन आता है बैक एंड एंड फ्रंट एंड इंटरेस्ट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट बैक एंड इंटरेस्ट या फ्रंट एंड इंटरेस्ट, तो फ्रंट एंड क्या है? जैसे आप बिल ऑफ एक्सचेंज जाते हो बैंक के पास लेकर, तो बैंक क्या करता है? आपको अमाउंट में से अपना कमीशन डिडक्ट करके नेट अमाउंट डिस्बर्स करता है, राइट? दैट इज योर फ्रंट एंड। बैक एंड क्या होता है कि बैंक ने जो आपको लोन दिया, दैट इज बैक एंड इंटरेस्ट, जहां पे बैंक पूरा और धीरे धीरे उसमें इसके ऊपर आपको ब्याज चार्ज करता रहेगा। तो अगर नेट डिस्बर्समेंट हो तो दैट इज योर फ्रंट एंड, और अगर पूरा डिस्बर्स कर दिया जाए दैट इज बैक एंड। नेक्स्ट भी आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड। व्हाट आर टाइप्स ऑफ बॉन्ड? बॉन्ड्स आर बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने पैसे की रिक्वायरमेंट को। नाउ बॉन्ड्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जैसे फिक्स्ड रेट बॉन्ड, ये वो बॉन्ड्स है जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज कूपन इज सेम। फिर आते हैं फ्लोटिंग रेट नोट्स, एफआरएनस और फ्लोटर्स, जहां पे आपका कूपन रेट जो है वो वेरिएबल होता है, चेंज करता रहता है, डिपेंडेंट होता है किसी ऑल्टरनेट डिफरेंस रेट पे। फिर आते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द वन व्हिच हैव नो कूपन अटैच्ड टू देम, लाइक दे आर नॉट ऑफरिंग एनी कूपन, बट ये इशू होते हैं डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे, और जो डिफरेंस होता है वही आपका जो रिडम्पशन अमाउंट पे आपको मिलेगा रिटर्न होता है। देन कम्स द नेक्स्ट वन, दैट इज हाई यील्ड बॉन्ड या फिर जंक बॉन्ड्स दैट आर रेटेड बिलो बाय और आर रेटेड लो बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, एंड द रीजन इज दे आर वेरी रिस्की and because they're very risky they offer higher rate of interest. फिर आते हैं convertible bonds. Convertible bonds का मतलब होता है which can be converted into equity share, और they have an option to get converted into equity share. Inflation indexed bond का मतलब क्या होता है? जहां पे principal and the interest payments are actually adjusted with respect to the inflation in the economy. Then asset backed securities क्या होगा? जहां पर जो bonds है वहां पर interest और उसके principal को हमने back कर दिया है
कैश फ्लो बाय अ असेट, राइट। देन सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स जिनकी प्रायोरिटी लोअर होती है इन केस ऑफ लिक्विडेशन। देन कवर्ड बॉन्ड्स आर द वन जहां पर आपकी पब्लिक सेक्टर असेट जो कैश विच आर बैक्ड बाय द कैश विच इज जनरेटेड फ्रॉम मॉर्गेज और पब्लिक सेक्टर असेट। देन परपेचुअल बॉन्ड्स कौन से होते हैं? ये वो बॉन्ड्स हैं जिनकी लाइफ इनफाइनाइट है, जिनकी मैच्योरिटी डेट नहीं है, देयर आल्सो कॉल्ड एज प्रेप्स। देन बियरर का मतलब क्या होता है? धारक। सो दीस आर द बॉन्ड्स जिसमें किसी का नाम नहीं दिया हुआ है एंड मतलब बॉन्ड होल्डर का नाम नहीं दिया हुआ है, कोई भी इसको प्रेजेंट करके अपना पैसा मांग सकता है। देन कम्स द गवर्नमेंट बॉन्ड और द ट्रेजरी बॉन्ड विच आर नॉट एक्सपोज टू एनी रिस्क एंड ऑफर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न। देन दो और होते हैं विच इज कॉलेबल बॉन्ड्स, पुटेबल बॉन्ड्स और रिट्रैक्टेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल बॉन्ड्स गिव्स एन ऑप्शन टू द कंपनी कि अगर वो चाहे तो समय से पहले मैच्योरिटी या रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड्स कर सकते हैं। फिर देन कम्स द पुटेबल बॉन्ड्स व्हिच गिव्स द सेम ऑप्शन टू द होल्डर ऑफ द बॉन्ड, यानी कि पब्लिक को ये ऑप्शन मिलता है कि अगर वो चाहे तो वो समय से पहले कंपनी को जाके अपने बॉन्ड्स रिडीम करवाने का बोल सकते हैं एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज रिट्रैक्टेबल बॉन्ड्स। Then next comes the theorems for bond value. This is very important. हर बार आपको यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो पिछली बार भी एक क्वेश्चन था, इस बार भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन मिल जाए ना। थ्योरम ऑफ बॉन्ड थ्योरम है कि जहां पर कंपनी का कूपन रेट और मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मैच करता है, वहां पर बॉन्ड ना तो प्रीमियम पे बिकेगा ना तो डिस्काउंट पे। जो कंपनी मतलब जो मार्केट का रिटर्न है, जो बॉन्ड का रिटर्न है, वो बिल्कुल सेम है, तो नो वन इज गोइंग टू पे यू प्रीमियम। तो इन दैट केस में थोड़ा सा हट जाती हूँ सो दैट यू कैन सी दिस, राइट। तो वहां पर नो वन इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू प्रीमियम। तो इस सिचुएशन में जो आपका बॉन्ड है वो पार पर ही ट्रेड हो रहा होगा, यानी इक्विवेलेंट वैल्यू पे, राइट। देन नेक्स्ट आता है आपका अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कूपन रेट से, राइट। अगर आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन द कूपन रेट दैट इज ऑफर्ड बाय द कंपनी, इन दैट केस देयर विल बी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है तो बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू होगा और जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी आपका डिस्काउंट कम होता जाएगा। अनदर केस जहां पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम है और कूपन रेट ज्यादा है, इन दैट केस द बॉन्ड विल बी सोल्ड एट प्रीमियम एंड ये प्रीमियम भी डिक्लाइन होता रहेगा जैसे जैसे मैच्योरिटी पास आएगी। देन फॉर अ गिवन वन मोर थिंग, आपका जो बॉन्ड का प्राइस है, राइट, और yield to maturity है, both of them are inversely related to each other. Then अगर दो bonds हैं, right, और जिनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कूपन रेट सेम है बट एक की मेच्योरिटी ज्यादा है, तो जिसकी मेच्योरिटी ज्यादा है वो ज्यादा इफेक्ट होगा अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर वाईटीएम चेंज होता है तो, राइट। तो चेंज आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, थ्योरम में प्रूव्ड है, अगर क्वेश्चन आते हैं यू कैन मार्क इट। देन अगर मेच्योरिटी अगर चेंज इन बॉन्ड प्राइस हो रहा है तो वो ज्यादा होगा उस बॉन्ड के लिए जिसका डिक्रीज इन द बॉन्ड वाईटीएम देन द चेंज इन बॉन्ड प्राइस विद एन इक्वल इंक्रीज इन द बॉन्ड वाईटीएम। देन अगर किसी भी गिवन चेंज में वाईटीएम जो परसेंटेज प्राइस चेंज हो रहा है, राइट, एक ऐसे बॉन्ड का जिसका कूपन रेट ज्यादा है और उसमें जो बिकॉज कूपन रेट ज्यादा है तो स्मॉलर चेंज जहां पर होगा, है ना, वो कहां पे दिखेगा? जहां पे लो कूपन रेट है, राइट। देन अगर बॉन्ड को विद अ हायर वाईटीएम मोर देन इट बॉन्ड्स विड बी अ लोअर वन, राइट। देन नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चाहिए होता है दो पर्पस के लिए, एसेट क्रिएट करने के लिए या फिर फाइनेंस को वर्किंग कैपिटल को। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेसिकली द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द लॉन्ग टर्म फंड्स व्हिच इज रेज्ड बाय द फर्म। हमारे पास दो सोर्स ऑफ फंड है, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा डेट है तो हम उसे हाईली लीवरेज बोलते हैं या फिर गेयर्ड बोलते हैं, अगर कम है तो लो लीवरेज या फिर लो गेयर्ड बोलते हैं। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इक्विटी दोनों रोल प्ले करते हैं, राइट। एंड डेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रमोटर्स ज्यादा है तो यहाँ पर कंट्रोल जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। अगर डेट की बात करें तो डेट इज लाइक डबल एज स्वॉर्ड। इसका मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं डेट के ऊपर, राइट, वो टैक्स में हमें रिलीफ दे देती है जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट कम हो जाती है। बट हाँ, यहाँ पे एडवर्स भी है कि अगर ज्यादा डेट हो जाए तो सॉल्वेंसी के भी इशू आ जाते हैं, राइट। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरियस थियरीज एंड अप्रोच इन कैपिटल स्ट्रक्चर। सो देयर इज नेट इनकम अप्रोच व्हिच इज गिवन बाय डेविड डुरेन एंड देयर इज आल्सो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच व्हिच इज गिवन बाय डेविड डुरेन एंड देन देयर इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच। नंबर 1 इज नेट इनकम अप्रोच, जो कि बोलती है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी है दैट विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो यहाँ पर assumption ये रहता है कि डेट और इक्विटी की जो कॉस्ट है वो हमेशा सेम रहेगी और डेट और प्रोपोर्शन का कोई भी स्ट्रक्चर हो। देन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बोलती है कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है ये, है ना, या फिर आपका जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो अनअफेक्टेड रहता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ योर कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिशनल थ्योरी क्या बोलती है कि द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल विद इंक्रीज, अगर आप लोन्स को, लीवरेज को इंक्रीज करते हो, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोर रियलिस्टिक अप्रोच। देन रिलेशनशिप ऑफ डेट एंड इक्विटी प्रोपोर्शन। सो अगर मैं नेट इनकम अप्रोच की बात करूं, अगर डेट प्रोपोर्शन इंक्रीज हो रहा है, राइट, एंड इक्विटी डिक्रीज, है ना, तो अगर डेट प्रोपोर्शन को इंक्रीज करते हैं, इक्विटी प्रोपोर्शन को डिक्रीज करते हैं, तो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज, ड्यू टू विच द वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज, ठीक है। देन अनदर केस जहां पर हमने देखा कि नेट ऑपरेटिंग इनकम बोलती है कि अगर आपका डेट प्रोपोर्शन इंक्रीज होता है, इक्विटी प्रोपोर्शन इंक्रीज होता है, डेट डिक्रीज होता है इक्विटी, तो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी इंपैक्ट नहीं आता और आपकी वैल्यू ऑफ फर्म भी कांस्टेंट रहती है, कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रहती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है। देन ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि अगर आप डेट को इंक्रीज करते हो, इक्विटी प्रोपोर्शन को डिक्रीज करते हो, तो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम तक डिक्रीज हो और उसके बाद कांस्टेंट रहेगी एंड देन माइट इंक्रीज देयर आफ्टर। वैल्यू फर्म पे ये एप्लीकेबल नहीं है, कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पे इंक्रीज होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में यहाँ पर कोई भी रेलेवेंस नहीं है।
देन आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो हाउ डू वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल? दोनों का तरीका सेम है, राइट. अगर आप टर्म लोन की बात करो डेट के केस में, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम उसे कंसिडर करेंगे. डिबेंचर्स और बॉन्ड के केस में अगर यील्ड टू मैच्योरिटी है, राइट, तो यहां पर कैलकुलेशन टॉप में यानी कि न्यूमरेटर में एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगा, प्लस जो डिफरेंस आएगा जो हम यूज करते हैं ना कूपन रेट वाला. सो कूपन रेट प्लस द डिफरेंस बिटवीन योर परचेज प्राइस एंड द मैच्योरिटी प्राइस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स बॉन्ड और द प्रेफरेंस शेयर्स. And denominator में there will be 0.6% of your purchase price and 0.5% of your maturity price. इसका हम एक proportion लेंगे. ये दोनों के केस में सेम है. Then cost of equity में 4 मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम cost of equity निकाल सकते हैं. There is CAPM model, that is capital asset pricing model. Then there is bond yield plus risk premium approach. There is dividend growth model approach, and there is earning price ratio method. Number 1 is your capital asset pricing model. Capital asset pricing model is very important. So cost of equity is one of the most important topic. CAPM का जो rate formula होता है, that is risk free rate प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, राइट. सो RF क्या रिप्रेजेंट करता है? रिस्क फ्री रेट. RM क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्केट प्रीमियम. ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज योर एक्सपेक्टेड प्रीमियम, राइट. एंड इसको आप बीटा से मल्टीप्लाई करके अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हो. फिर आता है बॉन्ड यील्ड या फिर रिस्क प्रीमियम अप्रोच. तो यहां पर बहुत ही सिंपल है, जो भी रिटर्न आप बॉन्ड पे या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे जनरेट कर रहे हो उसको आप ऐड कर दोगे रिस्क प्रीमियम से. देन आता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच, जहां पर जो डिविडेंड है ना, उसको हम कंसिडर करते हैं, राइट. सो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? जो आपका डिविडेंड है फर्स्ट ईयर का, यानी D1 डिवाइडेड बाय योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ पर ईयर. और अगर आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है शेयर की, उसको हम डिवाइड करते हैं डिविडेंड से एंड प्लस ग्रोथ को हम ऐड कर देते हैं. नाउ अर्निंग प्राइस रेशियो मेथड क्या है? जो हमारी एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर है दैट इज डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. यही क्वेश्चन अर्निंग प्राइस पर शेयर पूछा गया था अक्टूबर 2023 अटेम्प्ट में. नाउ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है कि भाई आपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी. सो यू हैव बीन फॉलोइंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड कैपिटल, करेक्ट. तो ये जो डेट एंड प्रोपोर्शन का स्ट्रक्चर है, राइट, इसको इसमें हम लोग निकालते हैं कि इसकी वजह से हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या आ रहा है. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट? तो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए मुझे प्रोपोर्शन चाहिए होगा, मुझे प्रोपोर्शन के साथ साथ वेट चाहिए होगा, और उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई, मतलब प्रोपोर्शन और कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए होगा, राइट. अगर इक्विटी है तो इक्विटी का चाहिए होगा, डेट है तो डेट का चाहिए होगा. उसके बाद मैं इनका कंपैरिजन करूंगी और डिटरमाइन कर पाऊंगी कि मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ रहा है, राइट. देन आता है रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच इज वेरी सिंपल. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट से, विच गिव्स यू रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन ऑल्सो बी द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. इट कुड ऑल्सो बी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अर्न द रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. Then next comes the forex arithmetics. When I talk about forex arithmetics का मतलब क्या होता है कि अगर आप जो बिजनेस कर रहे हो, व्यापार इंडिया से बाहर आप ट्रेड कर रहे हो, इन दैट केस देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव टू टेक केयर. तो अगर हम व्यापार करने जाते हैं तो यहाँ पर जरूरत हो जाती है फॉरेन एक्सचेंज की, बिकॉज आपका जो पेमेंट आपको करना है या रिसीव हो रहा है, राइट, दैट कुड बी इन डिफरेंट करेंसी. ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म्स है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड. अगर आप 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो इन डोमेस्टिक करेंसी, राइट, दैट इज योर डायरेक्ट कोड, एंड 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी व्हेन प्रेजेंटेड विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कोड. नाउ क्रॉस रेट क्या होता है? सो अगर ऐसा हो सकता है कि मैं किसी कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करवाने जाऊं और बैंक के पास उसका कन्वर्जन रेट नहीं है, इन दैट केस चेन रूल को यूज करके हम यहाँ पर कन्वर्जन, चेन रूल इज बेसिकली, चेन रूल में हम क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट लगाकर वैल्यू डिटरमाइन करके एक्सचेंज कर सकते हैं. देन वैल्यू रेट का मतलब होता है द डेट जहां पर एक्सचेंज ऑफ करेंसीज इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस, एंड बेस्ड ऑन दिस यहाँ पे 4 कैटेगराइजेशन होती है, एक्सचेंज रेट्स होते हैं. नंबर 1 इज कैश एंड रेडी. कैश रेडी का मतलब क्या होता है? जहां पर एक्सचेंज, कैश रेडी वो रेट है जिस दिन आप एक्सचेंज कर रहे हो और सेटलमेंट सेम डे पे हो रहा है. ठीक है, अगर सेम डे नहीं होता, नेक्स्ट वर्किंग डे होता है, देन इट विल बी टुमारोज. अगर स्पॉट की अगर हम बात करें तो सेकंड वर्किंग डे इज योर स्पॉट, एंड एनीथिंग बियॉन्ड इट इज फॉरवर्ड. ठीक है, देन प्रीमियम एंड डिस्काउंट. अगर मेरा स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट तो पार है, अगर फॉरवर्ड रेट ज्यादा है स्पॉट रेट के कंपैरिजन में तो इट इज कॉल्ड एट प्रीमियम, एंड अगर स्पॉट रेट कम है, ज्यादा है, और आपका फॉरवर्ड रेट कम है, देन इट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट, राइट. तो अगर इक्वल है तो इट इज एट पार, अगर ज्यादा है देन इट इज बेस करेंसी विल बी एट प्रीमियम, एंड अगर कम है तो बेस करेंसी इज एट डिस्काउंट. नाउ नेक्स्ट इज डेरिवेटिव्स. नाउ व्हाट आर डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स आर बेसिकली द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनकी वैल्यू बेस्ड, जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, राइट. दे आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी कोई खुद की वैल्यू नहीं होती, बट उनके लिए अंडरलाइंग एसेट होता है जिसको यूज करके वो अपनी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, एंड दे सर्व एज वेरियस इकोनॉमिक फंक्शंस इंक्लूडिंग रिस्क हेजिंग एंड प्राइस डिस्कवरी. दो टाइप की डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वन इज ओवर द काउंटर, द अदर वन इज योर एक्सचेंज रेटेड कॉन्ट्रैक्ट. सो ओवर द काउंटर आर मोर कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड जो स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड ट्रांजैक्शन होते हैं वो ज्यादा रेगुलेटेड होते हैं. ठीक है, यहाँ पे 2 रेगुलेटर हैं, आरबीआई एंड सेबी. आरबीआई रेगुलेट करता है इंटरेस्ट रेट, फॉरेन करेंसी एंड क्रेडिट डेरिवेटिव्स. जो भी हमारे डेरिवेटिव्स हैं दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी. देन दो आपके जो मेन टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स हैं वो है फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप एंड ऑप्शन. फॉरवर्ड आर बेसिकली योर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पर
आपका जो बाइंग और सेलिंग प्राइस है, बाइंग और सेलिंग, या फिर जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है, डेट कब होगा, ये सब कुछ दो लोग डिसाइड करते हैं आपस में। कुछ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ पे कोई अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं होती, ड्यू टू विच यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि काउंटर पार्टी डिफॉल्ट और वो उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट ना करे। तो इसी रिस्क को कवर करने के लिए आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की जगह फ्यूचर, मतलब फॉरवर्ड के साथ साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आए। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेसिकली कस्टमाइज्ड काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहां पर सेलिंग एंड बाइंग एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड इट इज डिसाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। देन कम स्वैप, विच इज बेसिकली एक्सचेंज। स्वैप का मतलब वैसे भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है। सो दिस इज एन एग्रीमेंट जहां पे दो पार्टीज डिसाइड करती हैं टू एक्सचेंज अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। और कॉमनली यहां पर इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड करेंसी स्वैप चलते हैं। देन ऑप्शन इज बेसिकली काइंड ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बाय और सेल। देन आता है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट्स एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप, जो हम इंटरेस्ट रेट ऑप्शन जो हम डिस्कस करेंगे ना। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट क्या होता है, ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पर पार्टीज डिटरमाइन करती हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, या फिर क्या रिसीव करना है, क्या ऑब्लिगेशन होगी, कब ये फ्यूचर स्टार्ट डेट होगी। ऑल दीज आर एक्चुअली डिसाइडेड बाय द पार्टीज देमसेल्व्स। देन इंटरेस्ट रेट स्वैप्स क्या होते हैं, ये भी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स हैं जहां पे दो पार्टीज इंटरेस्ट रेट के जो दो पार्टीज जो एक्सचेंज करती है वो इंटरेस्ट रेट को करती है, जहां पे फिक्स्ड इंटरेस्ट का स्वैप होता है फ्लोटिंग के साथ, ठीक है, जिससे वो अपने डेट को मैनेज कर पाए फ्लेक्सिबली। देन आता है इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। ये दिस गिव्स एक्चुअली होल्डर की राइट, बट व्हाई, बिकॉज इट इज एन ऑप्शन। सो बिकॉज इट इज एन ऑप्शन, दिस विल गिव अ राइट एंड नॉट द ऑब्लिगेशन, कि जहां पर वो एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट को एक प्रिंसिपल पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर अगर उसको फेवरेबल लगता है तो वो उसको ऑप्ट कर सकता है, अगर नहीं अनफेवरेबल लगता है तो ही जस्ट सिंपली हेजिंग अगेंस्ट इट। देन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर एक इन्वेस्टर अपने क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए अपने अंडरलाइंग एसेट को बेसिकली इंश्योर्ड करवा देता है एक ऑर्गेनाइजेशन से हु इज रेडी टू बाय सच रिस्क, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग इनकम टैक्स पे। अब शुरू कर रहे हैं हम लोग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो इनकम टैक्स है वो 1961 में हुआ है और जो रूल्स है वो 1962 पे है। यहाँ पे आपको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए पैन नंबर इशू किया जाता है बाय हूँ, बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वो आपका होता है 10 डिजिट, वो भी अल्फा न्यूमेरिक, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं। 10 डिजिट का होता है ये ऐसे 10 डिजिट का होता है, ठीक है। चलिए फिर ये इसको लिंक करवाना पड़ता है हमें पेन विद अदर, ताकि जो वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करते हैं ना वो हम विदाउट कर सके, उसे हम हटा सके। नेक्स्ट यहाँ पे हम टैक्स पेयर्स देखते हैं। यहाँ पे हमारे जैसे इंडिविजुअल्स, आप और मैं, एचयूएफ में हमने हिंदू फैमिलीज तो देखा ही था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हिंदू फैमिलीज तो आती है, साथ में जैन और सिख भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है कंपनीज, जो कि डोमेस्टिक कंपनीज है और जो हमारी फॉरेन कंपनीज है। फिर है फर्म्स एंड एलएलपी, फिर एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, फिर है लोकल अथॉरिटी एंड एजुकेटिंग जो हमारे पर्संस होते हैं। उसके बाद आपको टैक्स हेड याद रखने हैं, जैसे कि सैलरी में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 50,000 का, और यहाँ पे जो आपको एम्प्लॉयर से सैलरी मिलती है वो यहाँ। नेक्स्ट है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में जो आपके पास प्रॉपर्टी है और आपने किसी को रेंट पे दिया है तो जो रेंटेड इनकम है वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी में कवर होगी। फिर है पीजीबीवी, ये है आपके जो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो आपको इनकम एंड गेन हो रहा है वो आपके यहाँ कवर होगा। कैपिटल गेन्स, जो आपने लैंड खरीद के बेच दिया है, जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं बड़े बड़े शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, उनको बेचने पे जो आपको गेन हो रहा है तो वो आपके कैपिटल गेन में आएगा। बट अगर आपका ये बिजनेस ही है, आप डेली यही काम करते हैं, तो वो आपका पीजीबीवी में चला जाता है। उसके बाद अगर चारों में कहीं नहीं आया तो वो आपके अदर सोर्सेज में आ जाता है। यहाँ पे जैसे आपके एफडी का इंटरेस्ट आ गया, आपके सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आ गया, वो सारी चीजें यहाँ पे शो हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको देखना पड़ता है डिडक्शंस। हम डिडक्शंस देख लेते हैं पहले। डिडक्शंस में जैसे 80C, सेक्शन 80C, जैसे LIC, PPF, जो भी आप ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी 80C में कवर होती हैं, जिसका अमाउंट है 1.5 लाख मैक्सिमम। 80D, जो आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अमाउंट देते हैं। अगर आपकी एज लेस देन 60 ईयर्स है तो आपकी लिमिट 25 है। आपके पेरेंट्स की एज मोर देन 60 है तो उन्हें 50,000 मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 80E, जो कि है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, जो आपने पढ़े लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस पर कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है 80G, जो आप डोनेशन देते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, डोनेशन आप 2000 से ज्यादा कैश पे नहीं दे सकते हैं। फिर 80QQB, जो हमें रॉयल्टी इनकम होती है, जो भी हमारे बुक्स है बट अदर देन टैक्स बुक्स, और यहाँ पे जो लिमिट है हमारी वो 3 लाख है, जो एक्चुअल अमाउंट है विच एवर इज लेस। फिर है 80RRB, ये हमें मिलता है रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, इसकी भी एप्लीकेबिलिटी सेम है, जो भी आपका अमाउंट मिल रहा है, या फिर 3 लाख विच एवर इज लेस। फिर 80TTA, अगर आपकी एज लेस देन 60 ईयर्स है और आपको बैंक से इंटरेस्ट अप टू 10,000 मिलता है तो वो 80TTA में आके एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, उसे डिडक्शंस में डाल देंगे। फिर 80TTB, अगर आपकी एज मोर देन 60,000 है, मतलब आप सीनियर सिटीजन है, आपको यहाँ पे जो भी एवरी इंटरेस्ट मिले, जो भी सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट मिले, ये लिमिट बढ़ के हो जाती है 50,000 की। आखिरी है 80U, ये आता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये सारे होते हैं हमारे डिडक्शंस जो आपको याद रखने हैं। फिर आते हैं ऐसे इनकम जो आपके इनकम का पार्ट नहीं बनेगी।
ये वाली इनकम कभी भी आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनने वाली, और ये सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हटा दिया गया है। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम, शेयर ऑफ पार्टनर, ग्रेच्युटी, वॉलंटरी रिटायरमेंट, सुपरएन्यूशन फंड, ये सारी दी जाती है। अब इनकी फाइलिंग अगर मैंडेटरी अगर बात करें, फाइलिंग कैसी होगी, कौन लोगों को देना ही देना है अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस हो जाते हैं तो उन्हें यहाँ फाइलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो इंडिया में अर्न कर रहे हैं, जो हम और आप रेसिडेंट्स तो है ही है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट आके इंडिया में वर्क करके जाता है और वो 2.5 लाख से या जो भी उनकी लिमिट है अगर उससे ज्यादा कमाने जाते हैं तो उन्हें रिटर्न फाइलिंग अंडर इनकम टैक्स एक्ट करना है। इनकम की या सैलरी की बात हो रही है। फिर अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड चाहिए तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। कैरी फॉरवर्ड करना आपको लॉसेस तो रिटर्न फाइल करना जरूरी है। कोई इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया, आपने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लेके रखे हैं कोई दूसरी कंपनी के, एसेट्स आपके बाहर विदेशों में, तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर कोई भी कंपनी है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको हमेशा यहाँ पे रिटर्न फाइल करना जरूरी है। कंपनीज आप हमेशा रिटर्न फाइल करेंगी। फिर नेक्स्ट आता है आपका टीडीएस, जो कि एक हमारा एडवांस टैक्स है। जैसे जैसे आप इनकम अर्न करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 बात याद करिएगा, एक तो होता है आपका प्रीवियस ईयर और एक होता है आपका असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में जब भी जैसे आप सैलरी अर्न करते हैं तो जो एम्प्लॉयर है वो एक अमाउंट पहले ही कट कर लेता है विद द नेम ऑफ टीडीएस, बट आप रिटर्न कब फाइल करते हैं, आप असेसमेंट ईयर में आके फाइल करते हैं, करेक्ट। तो टीडीएस में अगर कोई डिडक्टर यहाँ पे डिडक्ट करने वाला है आपके अमाउंट से कोई भी पैसे फॉर द गवर्नमेंट एज नोन एज टीडीएस, तो उनके पास टैन होना जरूरी है। यहाँ पे एक डिडक्टर होता है जो सैलरी से आपके अमाउंट डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करे, और जिसकी सैलरी है वो है डिडक्टी, ठीक है। ये एक एडवांस टैक्स है। फिर ऐसे ही सेम है आपका टीसीएस, पर ये सेलर और बायर के बीच में आता है। यहाँ पे कंडीशंस दी गई है किन किन को ये लगेगा, ये केवल जो आपके गुड्स होते हैं उन पे ही है इसकी टीसीएस। यहाँ पे एग्जाम्प्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, उसके बाद सेंट्रल और स्टेट एम्बेसीज हैं, ये सारी चीजों को यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है। मतलब अगर इनके साथ ऐसे कोई भी गुड्स के साथ आपका ट्रांजैक्शन है तो आपको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्म 27EQ। फॉर्म 27EQ जब सेलर बायर से टीसीएस ले लिया, बट इसको गवर्नमेंट को भी देना है, तो जब ये सेलर गवर्नमेंट को देगा तो वो अंडर फॉर्म 27EQ में देगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है फॉर्म 27D, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है उसने दे दिया तो वो सर्टिफिकेट बायर भी मांगेगा कि तुमने दिया कि नहीं भाई मेरा पैसा, कि तुमने यूं ही। तो यहाँ पे जो बायर है, सेलर बायर को टीसीएस सर्टिफिकेट देता है अंडर 27D में जाके। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 1% पर मंथ जाएगा। हायर रेट यहाँ पे लगेगा अगर 2 साल में आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो, ठीक है। और इंटरेस्ट अगर आपने ये टीसीएस जमा नहीं किया है तो ये सारी चीजें आपकी हो जाती है टीसीएस टीडीएस के अंदर। यहाँ पे अभी एक लिमिट आई थी कि अगर कोई भी बायर 50 लाख से ज्यादा गुड्स खरीदता है तो उसे टीसीएस की लायबिलिटी, किंडू लीव्स हमने देखा था, उसके बाद जो अल्कोहल लिकर होता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी हुई है। आइए, तो ये सारी बातें होती है अबाउट इनकम टैक्स की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको कब आया था? 1 जुलाई 2017, जहाँ पे इंक्लूड किया जाता है सेल, ट्रांसफर, परचेस, बार्टर, लीज, इनपुट। ये सारी चीजें आपकी जीएसटी में कवर होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नेक्स्ट देखना चाहिए कि क्या क्या चीजें एग्जम्प्ट है, क्या क्या चीजें, कौन कौन से ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जो एग्जम्प्ट है, लाइक क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस, ठीक है। ये सारी चीजें जीएसटी के बाहर है। फिर यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। जब भी आप विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शंस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इसमें लग जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। वही बात आती है आईजीएसटी, जब आप इंटरस्टेट या इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को तो लगता है आईजीएसटी। फिर है यूजीएसटी, यूजीएसटी जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है तभी लगेगा इनमें आके। यहाँ पे आपको अगर विद इन द यूनियन टेरिटरीज में हो रहा है तो सीजीएसटी भी देना है प्लस यूजीएसटी देते हैं, ठीक है। ये होता है आपका। और यूजीएसटी में जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा नगर एंड हवेली, दमन दीव, लद्दाख एंड चंडीगढ़, ये सारी जहां पे यूनियन टेरिटरीज में। फिर उसके बाद यहाँ देखिएगा कौन लोग लाइबल है टू पे द जीएसटी, जो भी सप्लायर होते हैं गुड्स के सर्विसेज के। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, टीडीएस और टीसीएस। यहाँ टीडीएस इनकम टैक्स वाला नहीं है, ये टीडीएस जब हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ 2.5 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस में एंटर हो जाते हैं नॉर्मल वेंडर्स, तो वहां पे टीडीएस आता है। टीसीएस आता है जब ई कॉमर्स ऑपरेटर बीच में आ जाता है, जैसे कि मिंत्रा, अमेजॉन, तो वहां पे ये टीसीएस वाली चीजें आ जाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या, कौन लोग होते हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं या फिर हमें रिकमेंडेशंस ऑन इश्यूज में जो भी हमें रिकमेंड करते हैं, वो लोग हमारे जीएसटी काउंसिल के काम पे आते हैं। फिर जो यहाँ पे जीएसटी रिटर्न है, जीएसटी रिटर्न की जो लायबिलिटी है वो मंथली या क्वार्टरली हो सकती है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है। उसके बाद जो आईएसडी है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उन्हें मंथली करना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग। टीडीएस एंड टीसीएस, ये है जीएसटी, इनकी बात करी जा रही है।
इन्हें मंथली करना पड़ेगा। कोई नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज काम करे तो उन्हें उस पीरियड ऑफ एक्टिविटी पे देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंपोजिट डीलर्स, ये सारे लोग आपके जीएसटी रिटर्न में भरने वाले। नेक्स्ट है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ है तो आपको 1 जीएसटीआर और 3 मंथली देना पड़ेगा। वहीं अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेस देन है तो आपको जीएसटीआर क्वार्टरली देना है और जीएसटीआर 3 मंथली देना है। वहीं पे अगर आपने ये सारी काम नहीं करी फाइलिंग की ड्यू डेट पे तो आपको इंटरेस्ट लग जाएगा 18% पर एनम का टिल योर फाइलिंग डेट। ड्यू डेट के एक दिन बाद से टाइम पीरियड जब तक आपने फाइल रिटर्न नहीं किया वहां पे आपको देना पड़ेगा 18% पर एनम। ये सारी चीजें होती है आपको गुड्स एंड सर्विसेज पे। यहाँ पे टीसीएस का याद रख लीजिएगा। देखिए टीसीएस में 0.5 प्लस 0.5 मतलब टोटली 1% रह जाता है। टीडीएस में आप लोगों को आ जाता है 2%। ठीक है, टीडीएस में आपका आ जाता है 2%। तो ये सारी बातें होती है आप लोगों की जीएसटी के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉस्टिंग, अब शुरू कर रहे हैं हम लोग कॉस्टिंग। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके जो बिजनेसेस है वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट आइडेंटिफाई करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कॉस्टिंग है, जहाँ पे हम क्या बिजनेसमैन कैसे जो प्रोडक्ट्स खरीद के ला रहे हैं, जो सैलरीज पे कर रहे हैं, जो यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उसे कैसे बाइफरगेट करेंगे। ठीक है, तो उसे हम कॉस्टिंग कवर करते हैं। कॉस्टिंग का क्लासिफिकेशन एक बाय नेचर होता है, एक बाय वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होता है। नेचर में हम देखते हैं मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस कॉस्ट। यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चीजें कवर हो जाती हैं। फिर आता है जैसे फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये होता है विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में। ये 3 बाइफरगेशंस है और नेचर में कॉस्ट की क्लासिफिकेशन में ये 3 क्लासिफिकेशन में आते हैं। अब यह कॉस्ट सेंटर कौन होते हैं, जो सेपरेट एलोकेशन कर देते हैं और यहाँ पे डेफिनेशन दी जाती है बाय CIMA, जो हमारी सीमा बुआ जी थी, ठीक है, जो लंदन की है। चलिए आइए, अब यहाँ पे भी हम कॉस्ट सेंटर पे 3 टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या वो प्रोडक्टिव खर्चे हो रहे हैं, अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं, मिक्स में मतलब दोनों चीज, प्रोडक्टिव प्लस अनप्रोडक्टिव। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है तो वो है हमारा मिक्स। और ये नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट यूनिट, जैसे किलोग्राम, किलोलीटर, मीटर, ये सब यूनिट्स है, वैसे ही कॉस्ट में कॉस्ट यूनिट्स यूज की जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टूल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना, स्टैटिस्टिकल ग्राफिकल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। याद देखिएगा ये ये फाइनेंशियल प्लानिंग है और अगर आपको ऑप्शन में दिया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो टिक मत कर दीजिएगा। यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ के आते हैं और ये सारी चीजें ड्रॉबैक होती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम बाहरी एक्सटर्नल लोगों के लिए तो कर लेते थे, पर जब बात आती है कि हम इंटरनली मैनेजमेंट को दिखाने जाते थे तो कोई रिपोर्ट ही नहीं होती थी कि कितना गुड्स बनाया, कैसे बनाया, तो उसके ड्रॉबैक के कारण हमें कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखनी पड़ती है। तो ये अपना ओवरव्यू होता है। फिर आती है कॉस्टिंग मेथड्स। नेक्स्ट चैप्टर होता है आप लोगों का कॉस्टिंग मेथड्स, जहां पे हम बात करते हैं कैसे हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। यहाँ पे एग्जांपल्स बहुत याद रखिएगा, ब्रिक मेकिंग, माइनिंग, शुगर, सीमेंट। देखिए यहाँ ऐसे बिजनेस आते हैं जो एक जैसा ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वहां कुछ और प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके वो एक सिंगल कॉस्ट अमाउंट निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट आपकी कॉस्टिंग की मेथड आ जाती है, दैट इज जॉब कॉस्टिंग और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। यहाँ जो हर एक कस्टमर है वो अपने ही हिसाब से अलग अलग अपना कस्टमाइज प्रोडक्ट बनवा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉस्टिंग है फॉर ईच कस्टमर के लिए की जाती है। कस्टमर वाइज यहाँ पे बिल तैयार होता है कि उसके लिए हमने कितना मटेरियल यूज किया, कितना लेबर यूज किया, कितने एक्सपेंसेस यूज किए, और अगर कोई हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस है तो वो जो मैनेजमेंट है वो पहले से प्री डिसाइडेड परसेंटेज रख देती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मोर देन 1 ईयर का तो होता है, जैसे यहाँ पे भी शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं। मतलब यहाँ पे जो चीजें हैं वो हम कस्टमर के करके आ रहे हैं काम। मेट्रो बनवा रहे हैं, कस्टमर है, जहाँ पे उसका एरिया होगा वहीं मेट्रो बनेगी। पर जो जॉब कॉस्टिंग है वो जो बिजनेसमैन है उसी के एरिया पे सारे काम होते हैं, ठीक है। ये पूरे डिफरेंसेस भी हम पढ़ते हैं, याद आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पे 3 टाइप से हमें कॉस्टिंग में देखना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, फिक्स प्राइस, कॉस्ट प्लस एंड टाइम एंड मटेरियल। फिक्स प्राइस जितना बोला उतना हमें देना पड़ेगा, कॉस्ट प्लस 1 लाख बता दिया, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसने बोला मैं 1 लाख प्रॉफिट लूंगा या 10% ऑफ द कॉस्ट लूंगा। पर टाइम एंड मटेरियल हमने बोला था एग्जाम्पल रिश्तेदारों का, जैसे रिश्तेदार कहता है हम आपसे कुछ नहीं कमाते बट वो हमसे सब कमा लेते हैं, तभी तो वो हमें डायरेक्ट बिल अमाउंट बताते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप के हमारे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। फिर नेक्स्ट आती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो हमें यहाँ पे बहुत याद रखें। जैसे सबसे पहला प्रोग्रेस पेमेंट, जितना काम होते जाएगा उतना पेमेंट मिलते जाता है। नेक्स्ट है रिटेंशन मनी, ठहरे तो हम इंडियन, एक अगर इतना काम तो इतना पैसा तो हम तो इतना ही देते हैं, तो ये है आपका रिटेंशन। नेक्स्ट है एस्केलेशन क्लॉज, महंगाई बढ़ती जा रही है भाई, क्योंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो तो 1 साल से ज्यादा का है, तो महंगाई भी तो बढ़ती जा रही है। तो महंगाई के कारण जो हमें 2-3 साल बाद जो मटेरियल है वो महंगा मिल सकता है,
लेबर महंगे वेजेस में आ सकते हैं। तो आज से ही भाई कॉन्ट्रैक्टर भैया दिमागदार होके कॉन्ट्रैक्ट, तो वो होता है हमारा एस्केलेशन क्लॉज। फिर आता है नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब काम ही कैसा है, 1 साल। तो यहाँ पे जो एक पीरियड दिया गया है वो 12 महीनों का ही बताया गया है। तो बुक्स तो बंद करनी है, पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे भी तो थोड़ा संतुष्टि चाहिए कि प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट के लिए वो यूज करता है प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। यहाँ पे लेता है जो भी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, याद करिएगा फॉर्मूला, कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, जितना उसने सोचा है इतना कॉस्ट लगेगा, इनटू जो भी हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे प्रॉफिट निकाला जाता है। आई होप आपको याद आ गया होगा। चलिए, ये हमने 3 टाइप के कॉस्टिंग मेथड्स देख लिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट है हमारे लिए यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग। ये एप्लीकेबिलिटी होती है जैसे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स पे, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर सिमिलर प्रोडक्ट्स हो रहे हैं कि फीचर्स पे आगे पीछे, तो वहाँ पे हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। 3 टाइप से आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है, दैट इज वेटेड एवरेज, स्टैंडर्ड कॉस्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मेन तो अब आया दैट इज प्रोसेस लॉस। ये प्रोसेस लॉस में जो हमारे खर्चे हो रहे हैं, या तो कोई इनहेरेंट ही खर्चा है जिसके कारण हमें लॉस हो रहा है, दैट इज नॉर्मल लॉस, या कोई ऐसा लॉस जो कभी कभी होता है, वो होता है हमारे एबनॉर्मल लॉस। और कभी कभी हमारे एम्प्लॉय ने हमारा जो लेबर है उसने बहुत बेहतरीन काम कर दिया, तो भाई हमें कभी कभी गेन भी हो जाता है, तो हमारे एबनॉर्मल गेन है, ये पीएनएल में जाता है, याद रखिए। और यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मूलेज यूज करने पड़ते हैं। इनहेरेंट अगर आपको लिखा हुआ है, जैसे पेट्रोल को आप हवा से मिलाए तो वो उड़ना निश्चित है, आप उसे रोक नहीं सकते, तो यहाँ पे आपको वो बोलना पड़ता है नॉर्मल लॉस, बिकॉज वो इनहेरेंट ही है, आप उससे बच ही नहीं सकते, तो वो है आपका नॉर्मल लॉस। और यहाँ पे आप अलग अलग फॉर्मूलेज देखते हैं और इसका कैलकुलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। आइए नेक्स्ट इक्विवेलेंट यूनिट्स, जहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज WIP है, क्योंकि काम तो आपका कंटिन्यू चलते जा रहा है। तो जिस दिन भी आपकी रिपोर्टिंग डेट है 31 आ गई, बट अभी भी आपके कुछ सामान आपके मशीन में ही रह गए, कुछ वो जो बेल्ट है उसी में चल रहा है, तो उनकी भी तो हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो वहां पे हम यूज करते हैं इक्विवेलेंट यूनिट को, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स इन प्रोग्रेस। तो WIP में जो हमारे यूनिट्स है इनटू % ऑफ वर्क कंप्लीटेड, आपको ये पूरी चीज दी रहेगी, बस आपको इनटू करना है और फाइनल आंसर टिक करके आना है, ठीक है। तो ये होता है आपका इक्विवेलेंट मेथड। चलिए, फिर आते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिन दोनों प्रोडक्ट की वैल्यू इक्विवेलेंट है मार्केट में। जब एक ही रॉ मटेरियल से कई सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हो जाते हैं, याद आना चाहिए आपको, हमने कुआ वाला एग्जांपल लिया था, पूरा यहाँ पर डायग्राम बनाया था। तो वहां पे जब वो क्रूड ऑयल निकल रहा था, उसके बाद जब वो कई सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स बना लेते हैं और सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत ज्यादा हाईली डिमांडेड है, तो वो हो जाते हैं हमारे व्हाट, जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो बिफोर जो स्प्लिट पॉइंट आता है, जिस पॉइंट के पहले तक सारी चीज रॉ मटेरियल हम कर रहे हैं, वहां पे तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करके अमाउंट निकाल लेते हैं। बट जैसे ही ये स्प्लिट पॉइंट के बाद खर्चा आके हम बता देते कि ये पेट्रोल, ये डीजल, ये फ्यूल ऑयल, तो अगर उसके बाद कोई खर्चा है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो केवल उसी डीजल, उसी पेट्रोल, उसी में ही ऐड होती है, सब पे नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बाय प्रोडक्ट। ये तो गलती से आ गए, इनको तो बनाने का ही उम्मीद नहीं था, बट इनके बिना कोई काम होता ही नहीं है। ये स्क्रैप नहीं है, ये स्क्रैप नहीं है, भूल के भी से स्क्रैप नहीं बोलना है, वेस्ट नहीं बोलना है, दे आर आल्सो वैल्यू समथिंग, बट वो हाईली वैल्यूड नहीं है, ठीक है। पर वो लोग स्क्रैप भी नहीं, ये बीच में अटक गए बेचारे। तो ये होते हैं हमारे बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स में आपको याद रखना है, यहाँ पे भी कैलकुलेशन किया जाता है, और स्पेशली इनको आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाले जो खर्चे हैं उसके थ्रू इनका कैलकुलेशन होता है। ये होता है हमारे बाय प्रोडक्ट्स। फिर आती है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग। जैसे डोरेमोन बनाना है, छोटा भीम बनाना है, तो बनाना हमें एक जैसे प्रोडक्ट है, बट इन द नंबर ऑफ लॉट्स, तो बैचेस में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द सेम बैच, टोटल कॉस्ट ऑफ बैच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बैच, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है सर्विस कॉस्टिंग। ये अब बिजनेसमैन जो है वहां पे कई लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे TCS, इन्फोसिस, सर्विसेज ही है। तो यहाँ पे कैसे काम करेंगे, तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट कंपनीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये सारी चीजें इनकी एग्जांपल है अंडर सर्विस कॉस्टिंग, जो हमें सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पे भी इन्हें जो भी टोटल सर्विस प्रोवाइड किया डिवाइडेड बाय उस टोटल सर्विसेज में जितने लोगों को प्रोवाइड किया, उससे यहाँ पे फाइंड आउट हो जाता है कितना सर्विस कॉस्ट है। यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल भी एक हमारे फीचर आते हैं, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल हमको सर्विस कॉस्टिंग में टाइप में पढ़ना पड़ता है। इंटरनल कॉस्टिंग जब आती है सर्विस कॉस्टिंग में, तो जो विद इन द बिजनेस वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सर्विस होती है उनकी इंटरनल सर्विस कॉस्ट। वहीं पे जब वो बाहरी लोगों को खर्चा मतलब सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो हो जाती है एक्सटर्नल सर्विस कॉस्ट। तो ये सारी चीज अंडर कॉस्टिंग मेथड्स में। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट शुरू करने वाले हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मेनली हम क्या बात करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम बात करते हैं कि बिजनेस शुरू हमने एक स्टैंडर्ड तय किया था,
वो स्टैंडर्ड को हम कंपेयर करते हैं विद द एक्चुअल में कितना काम हुआ है। अगर ये स्टैंडर्ड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ अवर प्रोडक्शन में हमने तय किया है और जो एक्चुअल है, ये यहाँ पे जो डिफरेंस आता है उससे हमको वेरिएंस निकल के आता है, ठीक है। तो वो चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कितने टाइप के हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे बेसिक स्टैंडर्ड, आइडल स्टैंडर्ड और करेंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड। बेसिक स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पे आप लोगों के लिए जो बोल दिया है ना वही करना है। यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे अपने स्टैंडर्ड में। आइडल स्टैंडर्ड सपनों की दुनिया, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब नेगेटिव होगा ही नहीं, मतलब सब परफेक्ट। ऐसा कभी कोई बिजनेस में हुआ है कि जिसको रिस्क ना हो? भाई रिस्क, करेक्ट। तो ये आइडल स्टैंडर्ड है। और सबसे ज्यादा जो बिजनेसमैन यूज करते हैं वो है हमारा करेंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड। ये वो स्टैंडर्ड है जहां पे फ्लक्चुएशंस को हम लोग कवर कर लेते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस, यहाँ पे हमारे तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, करेक्ट। अगर मटेरियल जो हम लेके आते हैं वो हमारे वेरिएंस, प्राइस महंगा पड़ गया या उसकी जो क्वांटिटी है हमने उसको ऊपर नीचे यूज कर लिया है। नेक्स्ट आता है आपका लेबर। लेबर ने कम काम किया, ज्यादा टाइम ले लिया, ठीक है। ये टाइम, उसकी एफिशिएंसी या फिर रेट, ज्यादा पैसे ले लिया, भाई काम ही नहीं किया उसने तो इतना, तो वो आपका वेरिएंस में जाएगा और वो लेबर में जाएगा। लेबर ये दो अलग अलग चीजों में ही कैलकुलेट होता है। फिर आते हैं ओवरहेड्स, जैसे कि वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। फिर नेक्स्ट है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। देखिए फिक्स मतलब क्या, जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से चेंज नहीं होता है। वेरिएबल मतलब जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होते रहता है। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जो ये वेरिएंस आ गया है, ये वेरिएंस को आप कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसे ट्रांसफर कर दीजिए कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, झंझट खत्म। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पीएनएल में आप इसने ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट आता है कि एलोकेट कर दिया जो भी वेरिएंसेस है टू फिनिश स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में इनके प्रपोर्शन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से जो वेरिएंस आया है वो ये जो सारी चीजें हैं इनके क्लोजिंग स्टॉक के प्रपोर्शन से डिवाइड करके उन पे डाल दिया। फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट है ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे बात होती है कि अगर कभी स्टैंडर्ड हमने ये सेट और एक्चुअल में ये आ गया, भाई खर्चे की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। अगर आपने बोला 100 का खर्चा होगा पर 120 खर्चा हो गया तो ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव वेरिएंस है। बट कहीं ऐसा हो गया कि आपने बोला था 100 का खर्चा होगा, 80 का ही खर्चा हुआ तो 20 का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया आपको। तो जो 20 से आपको ये प्रॉफिट हो रहा है तो इसे हम पॉजिटिव वेरिएंस कहते हैं। अगर कभी आपको ये पॉजिटिव वेरिएंस आ गया तो आप इसे फ्यूचर पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और जब फ्यूचर में आपको वो नेगेटिव वेरिएंस आएगा ना आप उससे उसे एडजस्ट करते जाएंगे, ठीक है। ये होता है आपका थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएंस। ये होता है आप लोगों का थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में आप देखते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट सीवीपी एनालिसिस, जहां पे ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं S इंटू एन माइनस एफ प्लस वी प्लस इंटू एन। अरे आप बोले मीनिंग नहीं बताया, अरे ये मीनिंग तो आपको याद ही हो गया है। मार्जिनल कॉस्टिंग जो हम एक्स्ट्रा एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ही कवर होता है, फिक्स कॉस्ट को टाटा बाय में खत्म करके रखते हैं, करेक्ट। तो ये होता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही हम कंसीडर कर रहे हैं। चलिए तो इसके अंदर हम लोग कई सारे अलग अलग मेथड्स देखते हैं, जैसे सबसे पहला कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट सीवीपी एनालिसिस। अल्टीमेटली प्रॉफिट ही निकालना है बट नाम है और केवल अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग में बोला है। एस इंटू एन मतलब जो सेल प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने बेचा है, माइनस जो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है प्लस वेरिएबल का जो पर यूनिट अमाउंट लग गया इंटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। इससे आ जाएगा आपको सीवीपी एनालिसिस। नेक्स्ट आता है आपको ब्रेक इवन एनालिसिस। अच्छा ब्रेक इवन एनालिसिस, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी आपका सेल अमाउंट है सब माइनस क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। इससे जो सरप्लस आता है वो होता है आपका कंट्रीब्यूशन और ये कंट्रीब्यूशन से हम माइनस करते हैं हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, जिसके बाद हमें पता चलता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर जो हमें लॉस हुआ है, करेक्ट। याद आ गया होगा आपको, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है, अगर आपका ये कंट्रीब्यूशन ही पूरा का पूरा कवर कर लेता है फिक्स कॉस्ट और नो प्रॉफिट और नो लॉस आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ गई, तो वो है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, जहां पे आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और कोई लॉस भी नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो में हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की, है कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। एक बार एक यूनिट सेल करने में हमें कितना सरप्लस इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन मिलता है, उस पर रेशो बैठा रहे हैं हम लोग, तो वो कैलकुलेटर होता है आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो की हेल्प से। नेक्स्ट आता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। भाई हमने तो एक ना एक बजट बनाया होगा, हमने एक बजट बनाया है सेल करने का कि हम इतना सेल करके आएंगे, ठीक है, इतना हम करके आएंगे, कॉस्ट इतना लगाएंगे, और यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ सोचा भी होगा कितना हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे लेवल है, इससे कैलकुलेट कर लिया होगा हमने,
तो इसके बीच में जो हम रह रहे हैं, इसके बीच में हम अगर कहीं भी प्रोडक्शन कर देते हैं तो हम कभी भी लॉस में नहीं जाने वाले। वो हमारा सेफ्टी पॉइंट है, वहां पे हमें कभी भी कोई लॉस नहीं होने वाला है। ये होता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नेक्स्ट आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बहुत अच्छा है, सारी चीजों को कवर करता है, ये कोई भेदभाव नहीं करता। ये कहता है फिक्स हो वेरिएबल हो सब मेरे अपने हैं, मैं सबको साथ में लेके चलूंगा। इसलिए इसके लिए ना कोई स्पेशली ऐसे अलग अलग हमने फॉर्मुलेज हमने नहीं देखे। याद रखिएगा यहाँ पे ये मार्जिनल कॉस्टिंग में ही हम सब देखते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऐसी कोई भी चीजें हम कवर नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और होती है हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। याद रखिएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़े हो गए, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो जो अपना अपना खर्चा इनकर कर रहे हैं और स्पेशली वो प्रोडक्ट के लिए जो खर्चा इनकर कर रहे हैं बस वही ऐड करते जाएंगे अलग अलग कॉस्ट जो हमारे सेंटर्स हैं, वो होता है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए बजट। यहाँ पे कोई भी सेल करने वाले हैं, हमें कितना इनकम होगा, कितने एक्सपेंसेस होंगे, बजट। ठीक है, तो यहाँ बजट को भी हम कई चीजों में ऐसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आप 3 टर्म्स देखते हैं, बजट, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल। बजट मतलब जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सेल बजट है, प्रोडक्शन बजट है, ये सारे बजट है। ठीक है, फिर बजटिंग मतलब जब ये कंटिन्यूअसली हम सेट करते जा रहे हैं, जब ये प्रोसेस में आ जाता है उसे हम बजटिंग कहते हैं। बजटरी कंट्रोल सिस्टम की अगर कभी इसमें कोई फ्लक्चुएशंस आ गए, कोई वेरिएंस आ गया, कोई चेंजेस आ गए तो उसे हम कैसे कंट्रोल करके रखने वाले हैं, तो वो बजटरी कंट्रोल सिस्टम में आ जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले याद रखना है अलग अलग टाइप्स हम बजट्स देखते हैं। सबसे पहले आता है स्कोप और फंक्शंस पे जब बाइफरकेट होती है, तो एक मास्टर बजट होता है और एक होता है यहाँ पे फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट में सबसे पहले हम सेल्स बजट डिसाइड करते हैं। सेल्स बजट सबसे पहले बनता है, इसकी हेल्प से बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट्स है वो अपना बजट बनाते हैं। ठीक है, तो सेल्स बजट, उसके बाद जैसे प्रोडक्शन बजट, उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, ये सारे बजट को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो हो जाता है आपका मास्टर बजट। ठीक है, वो हो जाता है आपका मास्टर बजट। अच्छा, एक और पॉइंट, जो प्रोडक्शन बजट है यहाँ पे आप कॉस्ट नहीं बोलते, केवल क्वांटिटी कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है वो बात करते हैं। बट जब यही आप प्रोडक्शन कॉस्ट में बात करेंगे तो कितना पैसा लगेगा वो हम प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका कैपेसिटी और एफिशिएंसी, दैट इज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। ये आपका नेक्स्ट बजट होता है। नेक्स्ट होता है आपके कंडीशन बेस पे बेसिक या फिर करंट बजट होगा। पीरियड में अब वो आपके लिए लॉन्ग पीरियड है या फिर शॉर्ट पीरियड है, ये सारे बजट्स आपको याद करने पड़ जाते हैं, कोई भी इससे आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए अंडर बजट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इंप्लीमेंटेशन होती है। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट प्रिपेयर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक बजट सेंटर्स आप बजट बनाएंगे, बजट मैनुअल, सबके लिए गाइडलाइंस तैयार होंगी, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो उनके लिए बजट मैनुअल बनाया जाएगा। बजट कमेटी, जो ये सारे लोग आके एक साथ बैठ के काम करने वाले हैं। बजट कंट्रोलर, कोई यहाँ लड़ने बैठ गया तो हु विल बी रिस्पांसिबल पर्सन, वो बजट कंट्रोलर। बजट रिपोर्ट, भाई मैनेजमेंट को भी तो रिपोर्ट, तो वही रिपोर्टिंग जब मैनेजमेंट को होगी कोई स्पेसिफिक पीरियड पे तो वो हो जाती है बजट रिपोर्ट। ये अब आखिरी के 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जीरो बेस बजटिंग, यहाँ पे जब बजट हम बनाने जा रहे हैं कोई बेस नहीं है, पुराने समय से हम कोई भी ताल्लुक नहीं रखने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम बजट, कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए आपने बजट बनाया। ठीक है, जैसे अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गया, उस दिन पे आपको कोई प्रोग्राम करवाना था, उस दिन पे बजट तय किया तो वो प्रोग्राम बजटिंग होता है। आखिरी है परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट जनरली हमारी गवर्नमेंट वाली एजेंसीज वगैरह यूज करती हैं कि उन्हें कितना टारगेट दिया था वो कितना अचीव कर पाए हैं, क्योंकि ऊपर से पैसा आया है तो जितना वादा किया था उतना ही इन्हें किया है कि नहीं, कोई घपलेबाजी तो नहीं कर दी, तभी तो उनको आगे भी हम टेंडर देंगे। ये सारी चीजें हम देखते हैं अंडर परफॉर्मेंस बजटिंग। तो यहाँ पे हमारा जो एएफएम के तीनों मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको फटा गई होगी, तो याद रखिएगा कूल एंड काम होके जाना है। ओवरव्यू हमने एक बार पूरा ले लिया है। आपको अगर लग रहा है कि एएस एक बार रिवाइज करना तो उसका भी अलग से एक वीडियो अपलोड हो चुका, विद इन 10 मिनट्स हमने कोशिश किया मैंने उसे कंप्लीट करने का, आप उसे जरूर एक बार देख के चले जाइए।